अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वेलकम टू आवर सेशन नंबर 10। और हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज वो ये बताते जाएं कि सबको वॉइस और वीडियो क्लियर है। मैं अटेंडेंस लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अभी ओपन हो जाता है अटेंडेंस लिंक, तो आप लोगों के साथ शेयर हो जाता है। वालेकुम सलाम। वसलाम। आई होप सब खैरियत से होंगे आप। और मैं आप लोगों के साथ जो स्ट्रीम यार्ड का कॉल वाला ऑप्शन है वो भी शेयर कर देता हूँ। ऑल राइट, क्लियर है, दैट इज ग्रेट। ओके, सो आप लोग अटेंडेंस फॉर्म अभी तक ओपन नहीं हुआ। चले, जब तक अटेंडेंस फॉर्म ओपन होता है मैं आप लोगों को टॉपिक के बारे में आज का बता दूं। आज जो है हम लोग कल वाले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम पढ़ रहे थे पाथफाइंडर। ठीक है, पाथफाइंडर के जो टॉपिक था उसको हमने कवर किया था कल। उसका उसके कुछ ऑप्शंस रह गए थे, उसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद अलाइन टूल है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर दैट वी विल कवर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि फाइवर के गिग कंपोनेंट, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम लोग सारे जो फाइवर के गिग कंपोनेंट्स हैं उनको बड़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जो टाइटल रखते हैं या जो प्राइसिंग रखते हैं ये होते क्या हैं। टाइटल के बारे में तो कल मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इनको रखा किस तरह जाता है और इनके साथ लाइक किस तरह बेसिकली ट्रीटमेंट किया जाता है जब हम गिग बनाते हैं। मैं आप लोगों के साथ लिंक, अटेंडेंस लिंक भी शेयर कर चुका हूँ, वो अब आप यूज कर लें। प्लीज आप लोग सब अपनी अटेंडेंस लगा लें, फिर हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। 2 मिनट ले लें, आप सब अपनी अटेंडेंस लगा लें। ओके, अटेंडेंस लग रही है आप लोगों की? जी, अटेंडेंस लिंक आपका ओपन हो चुका है, और आप लोग प्लीज वो जरूर लगाएं जल्दी से। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मैं आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। उसके लिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों के पास के आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बेसिकली पाथ फाइंडर कंटिन्यू, क्योंकि पाथ फाइंडर के 4 ऑप्शंस हम कल पढ़ चुके हैं और उसके अलावा अलाइन टूल है। ठीक है, तो ये आपके पास बाहर होने चाहिए पैनल्स। ठीक है, ये दोनों। सो इफ यू नीड दीज पैनल्स आउटसाइड, अगर आपके पास इधर नहीं थे पहले तो आप विंडो पे जाके यहाँ से पैनल्स लेकर आ सकते हैं, पाथफाइंडर का या अलाइन का। यूजुअली ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे ही आते हैं। आप जब अलाइन को लेके आए तो पाथफाइंडर उसके साथ आ जाएगा, और अगर आप पाथफाइंडर को लेके आए तो अलाइन उसके साथ आ जाता होता है। सो ये है एक बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड कि आप लोगों ने ये दो पैनल्स अपने बाहर रखने हैं।
फर्स्ट विल स्टार्ट विथ पाथफाइंडर। मैं जरा कल थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि कल हमने इसके कौन से ऑप्शंस पढ़े थे। हमने इसकी 4 ऑप्शंस पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला यूनाइट था। क्विकली हम इसको करके देख लेते हैं। यूनाइट क्या करता है? बेसिकली दो या दो से ज्यादा शेप्स को आपस में मर्ज कर देता है। ठीक है, यानी ये शेप है और एक हमारे पास ये शेप है। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा शेप्स को यूनाइट कर देता है। ठीक है, इनफैक्ट ये तीन या चार शेप्स को भी यूनाइट कर सकता है, यानी दो या दो से ज्यादा जितनी भी हों उन सबको यूनाइट कर देगा। अब इसमें सियान कलर आएगा बिकॉज सियान कलर इज ऑन द टॉप। तो ये यूनाइट करता है कि इट बेसिकली मेक्स देम वन, यानी ये सारा एक शेप हो जाता है। अभी तो ये तीन शेप्स है ना, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये वन हो जाता है। तो ये तो था यूनाइट का। और यूनाइट में आप फॉर एग्जांपल ये आप माउस रखे तो आपको बता देता है कि ये वाला ऑप्शन यूनाइट है इसका नाम। उसके बाद आपका माइनस फ्रंट है। माइनस फ्रंट बेसिकली आपकी क्या कहते हैं, शेप के अंदर से माइनस हो जाती है, यानी ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये वाली शेप इस वाली शेप से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, माइनस फ्रंट दबाएंगे तो ये उसमें से ये माइनस हो गई। सो ये आप देख सकते हैं कि माइनस होने का मतलब ये है कि अब किसी का क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ये बाउंड्री क्यों बन रही है, इसके अंदर पिक्सल क्यों बन रहा है? तो इसके अंदर पिक्सल इसलिए बन रहे हैं बिकॉज ये एक गैप क्रिएट हो गया। अब ये एक बाउंड्री बन गई है विद इन द शेप, यानी शेप के अंदर एक और शेप बाउंड्री बन गई है और उसके दरमियान एक खाली गैप है जिसके पीछे आप कुछ भी देख सकते हैं। एंड बाय द वे इफ यू वांट टू डिलीट दिस गैप अगेन, यानी आप दोबारा से शेप को रिवाइव करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये वाला गैप में खत्म करना चाह रहा हूँ, तो आप इन एंकर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। आप इन एंकर्स को सेलेक्ट करें, क्या कहते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, इनको सिलेक्ट करो, यहाँ से आप डिलीट कर दें तो ये देखें दोबारा से जो वो खाली जगह है वो एंकर्स खत्म हो जाएंगे और दोबारा से यू आर अगेन बैक टूवर्ड्स वेयर यू स्टार्टेड। सो ये दोनों आप ये भी आप काम कर सकते हैं कि लाइक अगर इफ यू वांट टू रिमूव दैट ओपन स्पेस, तो आप इस तरह एंकर्स को रिमूव करके दोबारा से वो अपनी पुरानी वाली शेप रिवाइव कर सकते हैं। सो एनीवेज, बट दिस इज हाउ माइनस फ्रंट वर्क्स। और माइनस फ्रंट लेट्स सी के दो या दो से ज्यादा शेप्स माइनस होती हैं। बिल्कुल हो रही हैं। तो ये दो या दो से ज्यादा शिप्स इसमें से माइनस कर रहा हूँ, ये दोनों इसके ऊपर हैं, तो ये दोनों फिर इसमें से माइनस हो जाएंगी। ठीक है, थ्री शेप्स तीन भी माइनस हो रहे हैं। देखिए कितनी मजेदार सी एक शेप बन गई है। आप इस शेप को यूज कर सकते हैं एज अ सिंबल एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका माइनस फ्रंट था। क्विकली मैंने ये भी आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ओवरलैपिंग जो शेप्स हैं उसके अंदर जो आपकी इंटरसेक्शन हो रही होती है, बेसिकली उसको इंटरसेक्शन शेप कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो सर्कल्स थे, इनकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था बार बार। हमारे पास दो सर्कल्स हैं। अब ये वाला सर्कल सियान वाला जो है वो ऑरेंज के ऊपर है, तो अब इनकी आपस में इंटरसेक्शन बन रही है। आप इनको दोनों को सेलेक्ट करें तो आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे ये इससे आकर मिल रहा है और ये इससे आकर मिल रहा है। तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके बाकी सारे एरिया को गायब कर देता है और सिर्फ आपका इंटरसेक्शन पॉइंट रह जाता है। ठीक है, देखिएगा सिर्फ ये रह जाएगा, बाकी सारा एरिया गायब हो जाएगा। जी, उसको रिमूव करने के अलावा अंडू भी आप कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप बहुत सारे टास्क उसके बाद परफॉर्म कर चुके हैं और फिर आप अंडू बार बार नहीं करना चाहते, तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन है। सर एक सॉफ्टवेयर है जो भी क्रीज प्रेस होगी वो शो हो जाता है अगर इंस्टॉल कर लें तो। जो ओ ओके, ओके यस आई नो। हाँ ये मैं चलें देखूंगा, बिल्कुल बिल्कुल एक ट्यूटोरियल्स में वो यूज होता है।
थैंक यू फॉर सजेशन उमर, मैं इंशाल्लाह उसको देखूंगा। अगर आपको उसका नाम पता है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, वरना मैं खुद चेक कर लूंगा इंशाल्लाह। तो ये इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन से देखिए आप मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपकी शेप्स बन रही हैं, तो आपकी ये इंटरसेक्शन से शेप बन गई है। मल्टीपल आप शेप्स इस तरह बना सकते हैं इंटरसेक्शन से। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड इज द ऑपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन इन द सेंस के हम लोग का ये इंटरसेक्शन और पॉइंट गायब हो जाता है और बाकी एरिया हमारा रह जाता है। एक चीज याद रखनी थोड़ी सी कि आपने जब भी पाथफाइंडर अप्लाई करना है तो आपकी शेप जो है वो हमेशा ग्रुप फॉर्म में चली जाती है, खासतौर पे आफ्टर दिस दीज ऑप्शंस। एक्सक्लूड के बाद जितने ऑप्शंस पड़ेंगे हमारे, जो शेप है वो ग्रुप फॉर्म में चली जाती है, तो उसको आपको एक दफा अनग्रुप करना पड़ता है। बिकॉज अभी ये आपकी यू सी ये इंटरसेक्शन प्लेस चली गई है, नाउ दिस इज सेपरेट बट इट्स इन अ ग्रुप फॉर्म। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन मूव देम, बट आप इसको अगर अनग्रुप करें राइट क्लिक करके तो आप इसको इसको अलग कर सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सक्लूड इंटरसेक्शन के बाद। अब जो हमारा मेन है हम आते हैं, दैट इज डिवाइड। डिवाइड टूल इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। डिवाइड टूल बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट शेप्स को आपस में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह 3 सर्कल्स बनाता हूँ। ये मैं कॉपी किस तरह कर रहा हूँ भला कोई बता सकता है? मैंने सर्कल्स ये कॉपी किस तरह किए हैं? चले मैं इंशाल्लाह आज इंस्टॉल करूंगा उमर। उमर मैंने तो बल्कि बहुत डिटेल में अभी दोबारा से रिवाइज कर दिया है पाथफाइंडर का। आप ट्यूटोरियल्स देखना। बिल्कुल शिफ्ट एंड ऑल्ट से बेसिकली मैंने किया है, कंट्रोल डी से नहीं किया। मैं बताता हूँ, लाइक वो ये था कि आप कंट्रोल डी वाला ऑप्शन शिफ्ट एंड ऑल्ट के बाद आता है। फॉर एग्जांपल आप कोई ये शेप है आपके पास, आप इसे कॉपी करते एक दफा शिफ्ट एंड ऑल्ट और ड्रैग से, फिर जब इसके बाद मजीद कॉपीज करनी होती है फिर आप कंट्रोल डी डी दबाए जाते हो, तो फिर वो कॉपीज बनती जाती है। कंट्रोल डी इज बेसिकली एन एक्शन, वो एक्शन रिपीट एक्शन होता जाता है। सो अभी बेसिकली ये आपके पास 3 शेप्स हैं। अब इन 3 शेप्स को जरा हम अगर गौर से देखें तो इन 3 शेप्स में आपके पास सिर्फ 3 शेप्स नहीं है, बिकॉज ये आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास एक ये शेप भी बनेगी, ये शेप भी है, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, दिस वन इज वेल, दिस वन इज वेल, दिस वन इज, क्योंकि इंटरसेक्शंस भी हो रही है ना। सो अगर इसमें इंटरसेक्ट परफॉर्म करते हो तो क्या बनता है, सिर्फ ये, क्योंकि तीनों जो जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है। बट एनीवेज अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल शेप्स आपको नजर आ रही हैं। तो जब हम डिवाइड बेसिकली क्या करता है कि जो शेप बन रही होती है, ना ही उसको गायब करता है ना ही उसको डिलीट करता है, उसको एक सेपरेट स्टेटस दे देता है। यानी ये वाली शेप अलग हो जाएगी, ये वाली शेप अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, दिस सेपरेट एंड दिस वन वुड बी सेपरेट। और अगर मैं डिवाइड दबाता हूँ तो ये देखिएगा क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी, मैंने डिवाइड दबाया एंड नथिंग हैपेंड। आप देखें कि आपका वही चीज है, बस ये एक चीज हुई है कि ग्रुप में हो गए। मैंने आपको कहा था कि आप जब भी परफॉर्म करते हैं तो ग्रुप में ये हो जाते हैं, इनको अनग्रुप करना पड़ता है। तो अभी तो आपको लग रहा है कि नथिंग हैपेंड, बट इफ यू अनग्रुप दिस, तो अब आप देखें कि अब आपकी ये सारी शेप्स जो हैं अलग अलग हो चुकी हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। सी, इंटरेस्टिंग राइट? अब मैं इसको दोबारा से पीछे लाता हूँ। आप सोच रहे होंगे अलग अलग करने का फायदा क्या। आपने देखा होगा कि इस तरह के बेसिकली डिजाइन होते हैं जिसमें ओवरलैपिंग डिजाइन होते हैं। आप इसमें थोड़े से कलर्स ऐड, शेड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
like this. इस तरह आप कोई डार्क एंड लाइट इनके शेड्स ऐड कर सकते हैं टू गिव पर्सपेक्टिव आप दे सकते हैं इसको। और इस तरह देखिए काफी मजेदार सा आपका ओवरलैपिंग जो है वो डिजाइन बन चुका है। और सिंपली मैंने क्या है कि मैन्युअली डिफरेंट कलर शेड्स ऐड किए हैं। ये ओवरलैपिंग डिजाइन जब हम पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा कि आप किस तरह के कलर्स ऐड करते हैं। बेसिकली आप जो आपकी ओवरलैपिंग इंटरसेक्शन शेड्स होती हैं उसमें आप डार्क शेड्स ऐड करते हो और पीछे आपके लाइट होते हैं। सो द थिंग इज बेसिकली इस तरह आप लोग डिवाइड डिवाइड टूल क्या करता है कि किसी भी चीज को डिवाइड करता है। डिवाइड टूल से बहुत सी चीजें हो सकती हैं। आप अपना फॉर एग्जांपल किसी शेप को हाफ एंड हाफ करना है आपने। इस तरह ये है शेप। आप एक स्क्वायर बना लें सेंटर में। बिल्कुल यहाँ सेंटर से स्क्वायर इसको बना दें। फिर उसको कलर दे दें ना दें कलर, इट्स अप टू यू। तो आपका बेसिकली अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये शेप इसकी अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। तो आप फिर ये शेप निकाल लें एंड यू कैन हाफ द शेप। इस तरह आप इस तरह शेप्स को हाफ कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं करना शेप से तो आप सिंपली एक ब्लैंक पाथ से भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये डिफरेंट शेप्स कट हो रही हैं, ये पाथ पाथ को काटता है। यानी ये पाथ है ना, जब पाथ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो कट हो जाते हैं। यानी पाथ इज कटिंग द पाथ। तो हम लोग इस शेप को, क्योंकि इस शेप के अंदर पाथ्स हैं, तो इस शेप को हम एक पाथ से काट सकते हैं। समझ आ रही है आप लोग को? पाथ पाथ को काटता है, यानी पाथ कट्स पाथ। सो इफ आई हैव अ शेप, ऑब्वियसली उसमें पाथ तो होंगे, तो उसको मैं एक ब्लैंक पाथ से, चाहे वो शेप की फॉर्म में हो चाहे वो सिंपल एक ओपन एंडेड पाथ हो, मैं उसको काट सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोगों ने लाइन टूल पढ़ा था। तो लाइन टूल अगर मैं शिफ्ट से बिल्कुल सेंट्रली बनाऊं, ये देखिएगा, और फिर इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूं और डिवाइड करूं, तो अब ये मेरे पास आराम से जो है ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बेसिकली मैंने एक ब्लैंक लाइन पाथ बनाया है जो कि यहां से भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां से इधर इसको काट रहा है और यहां से इसको कट कर रहा है। तो ये आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। इंटरसेक्ट जब होते हैं तो वो कट हो जाते हैं, सो सेपरेट हो जाता है। और आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, मैंने ये जो ब्लैंक पाथ है ये इस बाउंड्री से थोड़ा बाहर बाहर तक बनाया है। उसकी वजह यह है कि इफ ये तो बाहर और ये थोड़ा सा अंदर रह जाए इस तरह, तो ये शेप सेपरेट नहीं होगी, बिकॉज ये वाला जो पाथ जा रहा था ये इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। तो दिस शेप वुड नॉट सेपरेट। देख लीजिएगा, अब मैं इसको अनग्रुप करता हूं तो देखिएगा कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये शेप सेपरेट ही नहीं हुई, ये सिंगल शेप है। ये देखें आपका सिंगल पाथ है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये जो पाथ मैं बाहर आउट आउट टू आउट क्यों निकाल रहा था मैं? उसकी वजह यह है कि जब भी आपने किसी शेप को कट करना है तो आपने पाथ, जो जिस पाथ से आप कट कर रहे हो उसको थोड़ा सा एंड टू एंड बाहर निकालना है, ताकि आपका वो इश्यू ना हो कि पाथ अंदर रह जाए और फिर वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसी तरह यानी लाइन आर्ट से डिफरेंट पाथ्स बनाता हूँ। एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से बल्कि यहाँ तक। अच्छा, बाय द वे एक शॉर्टकट है बड़ा मजेदार सा। अगर आप फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी पाथ बना रहे हैं या शेप बना रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर आप कोई भी शेप बना रहे हैं या पाथ बना रहे हैं,
तो जब आपने इन एंकर्स को मैनेज करना है तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट करना होता है ना, आपको बार बार आकर यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है। और अगर आप शेप बनाने के दौरान ही आप कंट्रोल अगर दबा के रखें तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। यानी कंट्रोल अगर मैंने दबाया हुआ तो मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपको शेप के दौरान बार बार अपनी शेप का ऑप्शन सेलेक्ट हटाकर दूसरा नहीं सिलेक्ट करना पड़ता। फिर वो क्या होता है, शेप का ऑप्शन डीसेलेक्ट हो जाता है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, फिर वो बैक एंड फोर्थ में काफी टाइम लगता है। तो इस इट्स बेस्ट कि जब आप शेप टूल यूज कर रहे हो तो उसके दौरान आप कंट्रोल दबा दें तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कंट्रोल दबा कर रखना है, सिंगल कंट्रोल एक क्लिक से नहीं होगा। एक लाइन हम इस तरह बना देते हैं, ठीक हो गया। सो अब आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो सारी लाइंस हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। नाउ और ये सारी एक दूसरे के साथ बाहर है, मतलब ये सारी शेप्स जो हैं वो इस तरह, यानी जो लाइंस मैंने बनाई हैं वो सारी बाहर जा रही हैं। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बनाई है तो यहाँ से भी बाहर है, यहाँ से भी बाहर है, ताकि इंटरसेक्शन हो सके। तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल डिवाइड दबाता हूं तो ये देखिएगा, अब ये शेप बनी है, ये दिस एंड दीज आर ऑल शेप्स। अब मैं इसको अगर अनग्रुप करता हूं तो देन आई कैन गिव डिफरेंट कलर्स टू दीज शेप्स टू क्रिएट अ डिफरेंट, यानी वो जो डायमंड टाइप डिजाइन है वो आप बना सकते हैं। है ना मजे की चीज, आप इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप मल्टीपल शेप्स के अंदर आप जितने मर्जी उसमें सेक्शंस बना लें, वो सारे सेक्शंस बन जाएंगे। आप फॉर एग्जांपल डिवाइड का यही खासियत बात है कि ये बहुत ज्यादा शेप्स पर भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैंडम शेप्स बना लूं, स्क्वायर है, पॉलीगॉन है, ये सर्कल है, स्टार भी आ गया, मतलब कचरा यहाँ पे मच गया। अब फॉर एग्जांपल ये आपस में एक दूसरे के साथ काफी हद तक वो कर रहे हैं, इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, मल्टीपल शेप्स भी बन रही हैं। तो अगर मैं डिवाइड दबा देता हूँ और अनग्रुप करता हूँ तो देखें कितनी सारी आपकी शेप्स बन गई हैं और आप इन सबको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। ठीक है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू कैन क्रिएट डिफरेंट शेप्स विद इन शेप्स एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट इट। आप उनको अलग भी करना चाह रहे हैं, अलग कर सकते हैं। बट दिस इज द थिंग, आप कह रहे थे ना कि सर क्या एक उसके अंदर फॉर एग्जांपल सर्कल के अंदर एक से ज्यादा कलर हो सकता है, तो आपको इस तरह ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक शेप के अंदर देखें मैंने किस तरह ये काइंड ऑफ ये पैटर्न ऐड हो गया। तो फॉर एग्जांपल एक शेप के अंदर आप मल्टीपल कलर, जिस तरह मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, इस तरह आप एक शेप के अंदर आप मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हैं। वो डायरेक्शन किस तरह ऐड करनी है वो आपको डिसाइड करनी होती है, और आप फिर ये पाथ ब्लैंक लाइन आर्ट जो है ये लाइन सेगमेंट यूज करें आप, और फिर आप डिफरेंट पाथ्स को जिस तरह आप उसको सेपरेट करना चाह रही हैं आप सेपरेट कर सकते हैं। ये बहुत मेरा तो फेवरेट टूल है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, और ये बहुत ज्यादा शेप से भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है, बहुत थोड़ी शेप से भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और दिस इज हाउ द डिवाइड टूल वर्क्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? शेप्स को सेपरेट में इस तरह करता हूँ कि जब भी आप कुछ कारनामा अंजाम देते हैं डिवाइड टूल से, तो उसको आप लोग ने सिलेक्ट करना है, और ये ग्रुप फॉर्म में होता है इस तरह, तो ये सेपरेट नहीं हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इसको पूरे को क्लिक करके एक दफा अनग्रुप कर देना है, राइट क्लिक करके। ठीक है, अनग्रुप का मतलब सारी चीजें अलग हो गई। ग्रुप और अनग्रुप का शॉर्टकट भी यूज होता है, यानी ग्रुप का एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी, जी फॉर ग्रुप,
G for giraffe, all right. और कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ये शॉर्टकट है अनग्रुपिंग का। तो अनग्रुपिंग से क्या होता है, बेसिकली आपकी चीजें अनग्रुप हो जाती हैं। सो आप इसको अनग्रुप, मैं ये शॉर्टकट से इस्तेमाल करता हूँ ताकि क्विक हो, मुझे बार बार राइट क्लिक करके ना जाना पड़े, तो इसलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह ये जो शॉर्टकट्स मैं आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ, ये लिखते जाया करें। जिस तरह ग्रुप एंड अनग्रुप का बताया है आपको मैंने, ड्यूरिंग शेप्स टूल या पेन टूल जब हम यूज करेंगे उसके दौरान एंकर्स को मैनेज करने के लिए कंट्रोल का आप लोगों ने जो है ऑप्शन दबाना है ताकि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाए। एनीवे, सो दिस इज बेसिकली पाथफाइंडर। नहीं, ग्रुप नहीं करना पड़ता, यू डोंट हैव टू ग्रुप इट। आपको बस शेप्स को आपस में इकट्ठा करना पड़ता है, और फॉर एग्जांपल आप या तो शेप्स को आपस में इकट्ठा करके डिवाइड कर दें, या एक ही शेप पे डिफरेंट पार्ट्स बनाकर उसको डिवाइड कर दें। ये देखें, ये मैंने शेप्स को इकट्ठा करके आपस में डिवाइड किया था। इस वाली शेप पे मैंने स्पेसिफिकली लाइन आर्ट, लाइन सेगमेंट्स बनाए थे, तो फिर ये डिवाइड हुआ। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू ग्रुप। ये याद रखिएगा कि जब आप डिवाइड करते हैं देन ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है। आप कुछ ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको डिवाइड करके अनग्रुप करना है, क्योंकि वो ग्रुप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि है ट्रिम का। अच्छा, एक और हमारे पास ऑप्शन है ट्रिम का। यहां पर अब डिवाइड के बाद आप देखेंगे ट्रिम, ट्रिम का बेसिकली इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू माइनस फ्रंट, बट देखते हैं क्या होता है। हमारे पास क्योंकि बेसिकली आप अगर देखें इसको, मैं जरा कलर चेंज कर दूं। एक ये शेप है, एक ये शेप, एक ये शेप है, राइट। अब ये तो हमें आइडिया हो गया कि जब ओवरलैप कर रही होती है शेप्स तो एक शेप में ही रहती हैं, वो मल्टीपल शेप्स हो जाती हैं, बिकॉज उसके अंदर इंटरसेक्शन शेप्स भी बन रही होती हैं। सो बेसिकली ट्रिम क्या करेगा, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ट्रिम ये करेगा कि ये जो सर्कल इसके ऊपर है, पॉलीगॉन के ऊपर, वो यहां से कट एक मार देगा। यानी जिस तरह माइनस फ्रंट कट हो जाता है और डिलीट हो जाता है, जिस तरह माइनस फ्रंट ये वाला काम ही करेगा, ये वाला काम ही करेगा। यानी कट कर देगा और बेसिकली आपको ये शेप दे देगा। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पाथ माइनस फ्रंट से ये डिफरेंट इस तरह है कि जब मैं ट्रिम करता हूं तो होता कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं इसको अनग्रुप करता हूं तो ये शेप इंटैक्ट रहती है और ये शेप आपकी ट्रिम हो जाती है। इसमें सिर्फ ये है कि जो आपकी ऊपर वाली शेप है वो आपकी गायब नहीं होती, वो लेकिन आपको पीछे से ट्रिमिंग कर देती है, यानी माइनस माइनस कर देती है, ट्रिमिंग कर देती है। दिस इज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइनस फ्रंट एंड ट्रिमिंग। अगेन देख लें, माइनस फ्रंट में क्या होता है, बेसिकली ये पूरी शेप ही गायब हो जाती है और वो कट हो जाता है। ऐसे ही है, जरा फर्क देख लेते हैं माइनस फ्रंट और माइनस फ्रंट के लिए कलर्स हम दूसरे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रिम करता हूँ। यहाँ पर पहले माइनस फ्रंट करते हैं। माइनस फ्रंट से क्या होगा, ये शेप लाल वाली जो सर्कल है वो गायब हो जाएगा और वो उसको काट जाएगा, ऐसे ये माइनस कर जाएगा। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है, यहाँ पे मैं ट्रिम करने लगा हूं, तो इधर अगर मैं ट्रिम करूं तो ऐसा आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये जो अंदर इंटरसेक्शन वाली शेप है ये गायब हो जाती है, यानी वो कट हो गई ना, ट्रिम हो गई। और फिर जब हम इसको अनग्रुप करेंगे तो और इस सर्कल को हटाएंगे तो पीछे से सारा ट्रिम हो जाता है जो सर्कल फॉर्म में, जो कि यही चीज दे रहा है। लेकिन इसमें बस फर्क यह है कि आपकी शेप आपकी बाकी रहती है, इंटैक्ट रहती है। सो इफ यू वांट कि आप यानी फ्रंट शेप डिलीट कर रहे हैं बैक से, तो आपकी फ्रंट शेप डिलीट ना हो तो फिर आप माइनस फ्रंट की जगह ट्रिम वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो ये है बेसिकली ट्रिम। मैंने आप लोग को इसलिए दोनों का डिफरेंस करके बता दिया।
उसके बाद मर्ज है, मर्ज इतना ज्यादा वैसे यूज नहीं होता, लेकिन लेट्स सी। अब आपने मेन ऑप्शंस जो है ना पाथ फाइंडर के पढ़ लिए हैं। Let's see what merge is doing. Okay, ये तो काइंड ऑफ ट्रिम वाला ही काम कर रहा है। या ये ट्रिम वाला ही काम कर रहा है। आई डोंट नो हाउ डिफरेंट इट इज, क्योंकि देखें ट्रिम में भी यही हो रहा था। अगर हम इसको दोनों को डिफरेंशिएट करें तो ट्रिम में क्या हो रहा था, ये जो एरिया है फ्रंट वाला ये कट आउट हो जाता है, ऐसी है। तो इधर मैं परफॉर्म करता हूँ ट्रिम, और इधर मैं परफॉर्म करता हूँ मर्ज। मर्ज को अगर परफॉर्म करें तो देखें क्या होता है। मर्ज परफॉर्म किया और यहाँ पर ट्रिम परफॉर्म किया। सो लेट्स अनग्रुप बोथ। इसको अनग्रुप किया तो इसमें भी यही हो रहा है, शेप इंटैक्ट रह रही है और पीछे से कैंसिल हो गया, और इसमें भी यही हो रहा है। तो आई डोंट नो हाउ डिफरेंट दिस इज, लेकिन ये कि मर्ज में कुछ डिफरेंट होगा, मैं जरा चेक करूंगा। बट राइट नाउ दे आर परफॉर्मिंग एग्जैक्टली द सेम। ठीक है। क्रॉप आउटलाइन, लेट्स सी हाउ दे आर वर्किंग, बिकॉज ये वाले टूल्स मैं खुद इतने ज्यादा यूज नहीं करता, बिकॉज यूज में आते ही नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये मजेदार चीज है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज इट। क्रॉपिंग का आइडिया है आप लोगों को? आप लोगों को क्रॉपिंग का आइडिया है? लाइक क्रॉपिंग ये होती है कि आप किसी चीज को थोड़ा सा क्रॉप कर दो, या आप लाइक उसको थोड़ा सा छोटा कर दो, या उसका कोई एक आप पार्ट दिखाना चाह रहे हो तो वो आप दिखाओ। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इसके लिए एक मिनट, लेट्स सी, ये वाली शेप लेकर आते हैं। लेट्स सी इस पे परफॉर्म होता है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल क्रॉपिंग का ये है चक्कर कि मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ इस शेप का ये आधा हिस्सा नजर आए, दैट्स इट। क्रॉप हो जाए, बाकी क्रॉप हो जाए। तो मैं एक ये सर स्क्वायर बनाता हूँ इधर, इस आधे हिस्से पे। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके अगर मैं क्रॉप करता हूं तो अब मुझे बेसिकली सिर्फ इसका ये आधा वाला हिस्सा नजर आ रहा है। नाउ यू सी दिस इज काइंड ऑफ क्रॉप्ड नाउ। जो मैं बताता हूँ, जो ऊपर वाली शेप होती है इट्स वर्किंग लाइक अ फ्रेम। वो एक एज अ फ्रेम काम कर रहा है वो, यानी वो एक क्रॉपिंग फ्रेम है। वो अप्लाई आप ऊपर करते हैं और शेप पीछे होती है। जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके क्रॉप करते हैं तो जो पीछे वाली शेप है वो फिर सिर्फ ये जो आपकी क्रॉपिंग शेप थी जो आपके ऊपर है उसके अंदर सिर्फ आपको नजर आने लग जाती है, और वो कलर जो है उसका ब्लैंक हो जाता है बाय द वे। तो हो क्या रहा है देखें, ये शेप है जिसको मैंने क्रॉप करना है हाफ। ये शेप है जिसके जरिए मैंने इसको क्रॉप करना है हाफ। तो जिसके जरिए मैंने क्रॉप करना है वो ऊपर रहेगी, जिसको मैंने क्रॉप करना है वो नीचे रहेगी। ये दो चीजें क्लियर हो गई कि ये वाली शेप जो है जिसको मैंने क्रॉप करना है, इस शेप के जरिए मैंने इसे क्रॉप करना है। नाउ दिस इज द क्रॉपिंग फ्रेम, यानी दिस शेप इज वर्किंग एज अ क्रॉपिंग फ्रेम। और ये शेप है जिसको हमने ऑब्वियसली क्रॉप करना है। तो जो क्रॉपिंग फ्रेम है हम उसको ऊपर लाकर रखेंगे, जो शेप है हमारी, और मेक श्योर करेंगे वो एज टू एज जो है बाहर निकली हो। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है। इसका कलर चाहे कोई भी हो, इट इज नॉट मैटर। आप दोनों शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और यहां से क्रॉप पे आप क्लिक करेंगे तो होने वाला क्या है, ये जो शेप इसके नीचे छुपी हुई है वो सिर्फ दिखेगी, बाकी शेप क्रॉप हो जाएगी।
मतलब ये आप क्या करते हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, बेसिकली इट्स अ वे ऑफ क्रॉपिंग आउट शेप्स के आप किसी शेप का एक हिस्सा सिर्फ दिखाना चाहते हैं तो आप वो इस तरह दिखा सकते हैं, एंड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग वैसे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये जो सितारा है इसका मैं सिर्फ ये वाला राइट वाला जो ऑब्वियसली जिसके ऊपर आप क्रॉपिंग फ्रेम रखेंगे वो अभी तो छुपा हुआ है लेकिन बाद में वही दिखेगा, ये वाला कटआउट हो जाएगा, यानी मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं, इस वाले हिस्से को, इसको नहीं दिखाना चाह रहा। जिसको आप दिखाना चाह रहे हो उस पे आप पूरा स्क्वायर फेरोगे, यानी क्रॉपिंग फ्रेम उसके ऊपर लेकर आओगे। काफी इंटरेस्टिंग टूल है ये, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं जस्ट टू क्रॉप डिफरेंट शेप्स आउट एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन है, आउटलाइन देख लेते हैं किस तरह काम कर रही है। एग्जैक्टली exactly. ये बेसिकली आपकी जो है काइंड ऑफ डिवाइड टूल की तरह ही काम कर रही है, लेकिन ये ना आपकी जो फॉर एग्जांपल शेप के अंदर फिल है ना, ऑब्वियसली आपके पास ये दो शेप्स है, इसके अंदर फिल्स हैं आपके पास, तो ये आपकी शेप को कन्वर्ट कर दी इनटू एन आउटलाइन जो कि स्ट्रोक होता है, आउटलाइन को आप स्ट्रोक भी कहते हैं। तो आउटलाइन में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें आपकी ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोक जो है वो आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी एंड सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। आप इसको अगर अनग्रुप करेंगे तो ये अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया, तो ये सारा कुछ ये मतलब अलग हो जाता है। सो दिस इज हाउ द आउटलाइन मोड इज वर्किंग, लाइक वो फिल जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्ट्रोक, और फिर आप उनको अनग्रुप करें तो आप बाद में उनको सेपरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मेरे यूज में इतना ज्यादा नहीं है लेकिन मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो बेसिकली कि ये टूल क्या कर रहा है। Last but not the least, we have minus back. Now, minus back is the opposite of minus front. For example, आपकी शेप कोई फ्रंट पे है तो वो कह रहा है कि जो बैक पे शेप होगी ना, इसके बैक पे वो लाल शेप थी, तो कह रहा है वो जो बैक पे शेप है वो डिलीट होगी। ठीक है, तो इट्स लाइक द ऑपोजिट ऑफ माइनस फ्रंट, तो इस पे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको इतना बताने की जरूरत नहीं है। माइनस बैक में बैक वाली शेप फ्रंट से माइनस हो रही है और माइनस फ्रंट पे फ्रंट वाली शेप बैक से माइनस हो रही है। सो गाइस दिस वाज द डिटेल, यानी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है पाथ फाइंडर टूल, और आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास अजान भी हो रही है तो अजान, ओके आपका टेक्स्ट सॉरी जो है वो रह गया था। ऑलराइट, एक मिनट अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो अच्छा कुछ आप लोग के क्वेश्चंस थे, सर डिवाइड या कट करने के लिए ग्रुप करना पड़ेगा, इसका मैं आंसर दे चुका था, नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट शेप बन गई है सर, यस। जो आपका ये मैं हाथ सब क्रॉप की बात कर रही हैं उसमें क्या होता है, जो आपका क्रॉपिंग फ्रेम होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो गायब हो जाता है, और जो आप जिस हिस्से को आप दिखाना चाहते हो सिर्फ वो रहता है। देन फर्स्ट सेलेक्ट ऑल, ये आप मुझसे मुझे बता दें, आप किस बारे में पूछ रही थी रोमा? सर क्रॉप या डिवाइड की हुई शेप्स को क्या हम मर्ज कर सकते हैं? क्रॉप या डिवाइड की हुई शेप्स को क्या हम मर्ज कर सकते हैं?
आई गेस क्रॉप वाली को नहीं कर सकते, डिवाइड वाली को तो आप कर सकते हैं। पाथ फाइंडर जनरल मीनिंग बेसिकली ये है कि इट्स लाइक पाथ फाइंडर, यानी पाथ्स आपस में एक दूसरे को फाइंड कर रहे हैं, देन दे इंटरसेक्ट एंड व्हेन दे इंटरसेक्ट तो डिफरेंट शेप्स मर्ज होती हैं, क्रिएट होती हैं। दिस वाज पाथ फाइंडर। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम लोग जो देखेंगे वो है अलाइन टूल। अलाइन टूल पर थोड़ा सा गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अलाइन टूल पढ़ने के लिए ऑब्वियसली आपके पास अलाइन पैनल यहां पर होना चाहिए। अगर अलाइन पैनल यहां पे नहीं है तो आप विंडो पर जाकर अलाइन पैनल बाहर लेकर आ सकते हैं। ओके। अलाइन पैनल आपका कुछ इस तरह दिखेगा। ऑलराइट, इसमें कुछ एक आपको रो ऑफ ऑप्शंस इस तरह दिख रहे हैं, एक इस तरह दिख रहे हैं। अगर तो ये नहीं दिख रहा आपको तो आप यहां से, ये आइकन है, ठीक है, इस आइकन को आप क्लिक करें और ये यहाँ पे ये शो ऑप्शंस का इस तरह ऑप्शन आ रहा होगा तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मजीद ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाएंगे। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज है कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन अलाइन टूल, बट बिफोर दैट आप लोगों ने अपने जो पीसी है यानी कीबोर्ड है उसमें एक शॉर्टकट प्रेस करना है फॉर गाइडलाइंस, क्योंकि हमने गाइडलाइंस भी साथ पढ़नी है। और वो शॉर्टकट है Ctrl+R। उसको हम रूलर्स भी कहते हैं, गाइड्स भी कहते हैं, गाइडलाइंस भी कहते हैं। बेसिकली उसका काम ये होता है कि आपकी जो है डिजाइन को उसको सीध में रखता है, उसको अलाइन रखता है। तो एक ये पैनल भी हम साथ पढ़ेंगे और साथ हम उसको भी आगे कंटिन्यू करके पढ़ते हैं। और ये मैं आपको चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोगो डिजाइन पढ़ने से पहले उसके टूल्स पे काम कर लिए हो, फिर जब हम लोगो डिजाइन को समझें तो फिर हम उसको आसानी से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ लोगो। सो अब यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने Ctrl+R अगर दबा लिया हो तो आप लोगों को कुछ इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पर ऊपर भी कुछ एक वो जिस तरह मैथमेटिकल स्केल होता है ये आपको नजर आ रहा है, और लेफ्ट साइड पर भी आपको एक मैथमेटिकल स्केल जो है वो नजर आ रहा है। अभी आप लोगों ने एक्टिवेट कर लिया है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोई शेप बनाई है, ठीक है। आप आपके पास एक ये वर्टिकल फॉर्मेट में और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आप ना रूलर्स क्रिएट कर सकते हैं ना। रूलर्स क्या है, जस्ट लाइक जिस तरह आप कोई जब मैथ्स जब आप पढ़ते थे तो आप वो स्केल से वो नहीं करते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, आप स्केल रखते थे और फिर पेंसिल फेरते थे ड्राइंग बनाने के लिए, टू मेक इट यू नो अलाइन, टू मेक इट यू नो गुड मेजरमेंट या प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए। इसी तरह हमारे पास ये रूलर्स हैं, ये कुछ स्केल्स हैं जिनको हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं जितने मर्जी। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में। आप अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ तो आप देखिएगा एक लाइन बनती भी आ रही है। ये इसको ऊपर लेके आ रहा हूं तो क्या लिखा आ रहा है, गाइड। ओके। इसी तरह ये वर्टिकली में अगर करना है तो इस यहां से क्लिक करके ड्रैग करके आ रहा हूं तो ये एक हमारे पास स्केल बनता हुआ आ रहा है, एक लाइन बनती हुई आ रही है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये मल्टीपल गाइड जिस तरह क्रिएट कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि यार मैं ये जो शेप है इसका जो ये आर्टबोर्ड के साथ डिस्टेंस है वो मैं इक्वल रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप एक और गाइड यहाँ से यहाँ तक रखेंगे और फिर एक गाइड इधर से इधर तक रखेंगे। तो आप फिर यहाँ से मेजर कर सकते हैं पॉइंट्स के, फॉर एग्जांपल इधर कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है। फिर वो पॉइंट्स मेजर करने के हिसाब से आप फिर इसको सेंट्रली अलाइन करेंगे, ठीक है। मैनुअली, इसको मैनुअल अलाइनमेंट कहते हैं जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। और आप फिर नोट करेंगे अच्छा अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं। बताने का मकसद ये जो गाइड्स हैं ये बेसिकली आपको बताती हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपका जो काम है वो आर्टबोर्ड से कितने फासले पर है, या आपका काम जो है उसमें फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट और
शेप्स दोनों का इस्तेमाल करें, उनके दरमियान कितने डिस्टेंसेस हैं, उनके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस है, वो आप इक्वल करके मेजर आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज गाइड्स। नाउ ये अनोइंग बहुत होती हैं बिकॉज ये आपको ये काफी ज्यादा ये नजर आने लग जाएंगे इस तरह, पीछे ग्रीन कलर के और बिल्कुल ऊपर से शुरू हो जाती हैं ये, तो ये थोड़ी सी अनोइंग तो है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये कि इनका आपके साथ काम बहुत ज्यादा होने वाला है, और आप जब अपना फॉर एग्जांपल जब काम शुरू करेंगे तो आपका ये गाइड्स का वाला जो काम है ये रेगुलर रहेगा, बिकॉज आप लोगों ने जो चीजें अलाइन करनी है, जो चीजें आप लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रखनी है, उसके लिए आप लोग को ये गाइड का, अब जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस आर्टबोर्ड से इस आर्टबोर्ड तक यानी इस शेप से इस आर्टबोर्ड तक राइट साइड, और शेप के हिस्से से आर्टबोर्ड के लेफ्ट साइड तक जो मैं डिस्टेंस है उसको इक्वल करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम गाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास रूलर है, काइंड ऑफ स्केल जो नहीं होता मैथ्स में हम यूज करते थे, आप वो पॉइंट्स कैलकुलेट करते थे, तो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा है, तो आप ये पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कितने पॉइंट्स बेसिकली इधर से डिस्टेंस है, कितने पॉइंट्स उधर से डिस्टेंस है, फिर आप उसको इक्वल करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक, दो, तीन, चार, 4.5, 4.5 है, तो यहाँ से भी देख लें 4.5 से ऑलरेडी शुरू हो रहा है, तो हाफ, एक, दो, तीन, चार, तो ये यहाँ पर यहाँ तक होना चाहिए। तो इस तरह वन बाय वन आपको फिर दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है कि डिस्टेंस कितना है लेफ्ट टू राइट, तो ये मैनुअल आपकी बेसिकली जो है ना अलाइनमेंट है। अब गाइड्स जो हैं इसका आप क्या क्या कर सकते हैं, गाइड्स को अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप ये गाइड्स का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये आप लोग को सियान कलर में ही मिलेंगी। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप जरा फॉलो करें, आप जाएंगे एडिट पे, ठीक है, एडिट के बाद आप जाएंगे प्रेफरेंसेस पे, और प्रेफरेंसेस के बाद आप जाएंगे, बिकॉज ये एडिट और प्रेफरेंसेस जो है ना ये आपका काफी जितनी भी आपकी इलिस्ट्रेटर की बेसिकली जो है ना, जिसका आप लोग को याद होगा मैंने इलिस्ट्रेटर का ना ओवरऑल लेआउट कलर चेंज किया था, तो वो आपको दिखाया था कि लाइट रखना चाहिए कि डार्क रखना चाहिए, तो ये जो एडिट और प्रेफरेंसेस है ना यहाँ पर आपको सारे इसी तरह के ऑप्शंस चेंज करने को मिलेंगे कि आपने किसी का कलर चेंज करना है या इंटरफेस का कलर चेंज करना है, तो ये वाली सारी चीजें। सो यहाँ पर गाइड्स एंड ग्रिड्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइड्स का बेसिकली आपको ये कलर बता रहा है कि आपका कलर है सियान राइट नाउ, नाउ यू कैन बेसिकली चूज सम अदर कलर, ठीक है, या आप यहाँ से डबल क्लिक करके अपनी मर्जी का भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दीज गाइड्स आर पर्पल नाउ, जो जो भी आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स यू कैन डू विद गाइड्स, इफ यू गो टू व्यू, ठीक है, एंड यहाँ पर आप ढूंढे गाइड्स, गाइड्स 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 गाइड्स, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किसी गाइड आप गाइड्स को हाइड भी कर सकते हैं, यानी टेम्परेरीली सारी जितनी आपकी गाइड्स हैं उनको आप हाइड कर दें, डिलीट नहीं होंगी, यहाँ पर जिस तरह ये आई से हाइड नहीं हो जाती तो ये सारी हाइड हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें सारी गायब हो गई है लेकिन डिलीट नहीं हुई, तो आप दोबारा से शो गाइड्स करेंगे तो दोबारा से शो होने लग जाएंगी। नंबर टू, आप सारी गाइड्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, लॉक गाइड अगर आप कर दें तो आपकी गाइड सारी लॉक अनलॉक हो गई, या अगर आप लॉक करना चाह रहे हैं तो आप लॉक कर लें, तो फिर आप गाइड को मूव नहीं कर सकते हैं, फिर आपकी ये लॉक्ड हो गए। हाँ, आप न्यू लेकर आ सकते हो ऑब्वियसली, बट आपने एक दफा उसको प्लेस कर दिया तो फिर आप उसके बाद उसको अनलॉक नहीं कर सकते। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप अनलॉक करना है तो ऑब्वियसली आप इसको एक दफा दोबारा प्रेस करेंगे, नाउ इट्स अनलॉक्ड। उसके बाद अगर आप सारी गाइड्स को डिलीट करना चाह रहे हैं ऑल फॉर वंस, आप बहुत सारी गाइड्स आपने यूज कर ली, तो आप क्लियर गाइड्स को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी सारी गाइड्स डिलीट हो जाएंगी। तो रिलीज गाइड से क्या हो रहा है, एक मिनट, ओके, ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है जो है 2015 में ऑप्शन है कि आप
एक एक दो चीजें कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक गाइड को, यानी एक गाइड जो है ना, ये नॉन प्रिंटेबल है, ये भी आप याद रखिएगा। ये आपकी जब आप इसको सेव करेंगे तो आपको कहीं पे नजर नहीं आएंगी, ये नॉन प्रिंटेबल है, ये पाथ्स नहीं है। लाइक इट्स जस्ट नॉर्मल गाइड। ये आपके पाथ्स नहीं है, इसमें एंकर्स लाइक उस तरह नहीं है ये। लाइक जब आप सेव करेंगे तो ये आपको शो भी नहीं होंगे। ये देखिएगा, ये आपको शो नहीं हो रही, बिकॉज दीज आर नॉन प्रिंटेबल। सो द थिंग इज कि आप किसी भी गाइड को एक पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो रिलीज का आपने ऑप्शन देखा था, अब क्या हुआ बेसिकली, ये जो सिलेक्टेड गाइड्स ये सारी अब ये पाथ्स बन गए, इस पे आप स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हो, यानी एक नॉर्मल पाथ बन गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया एक गाइड जो है वो पाथ नहीं होती, लेकिन आप एक गाइड को एक नॉर्मल पाथ बना सकते हो बाय सेलेक्टिंग दोज गाइड्स एंड देन गोइंग टू व्यू गाइड्स एंड रिलीज। तो वो अब वो ब्लैंक पाथ बन गई है। बट नाउ दीज स्ट्रोक्स आर प्रिंटेबल। अब आप देखिएगा, ये स्ट्रोक्स आपकी प्रिंटेबल हैं। यू सी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पाथ एंड अ स्ट्रोक, यानी पाथ विद स्ट्रोक एंड अ गाइड। यानी गाइड जो है वो प्रिंटेबल नहीं है, लेकिन अगर पाथ जिसपे स्ट्रोक अप्लाई हुई हुई है वो प्रिंटेबल है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो जो रिलीज गाइड है उससे क्या होता है, आपका जो गाइड है वो पाथ बन जाता है। तो जब पाथ बन जाता है उस पर आप स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वन चीज तो ये हो गई। नंबर टू चीज, तो आप ये सोच रहे होंगे तो क्या हम किसी पाथ को गाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये पाथ है, हम इनको दोबारा गाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, आप इसको दोबारा गाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप व्यू में जाएं, उसके बाद आप गाइड्स में जाएं एंड देन यू से मेक गाइड्स। अब दोबारा से आपकी वो गाइड्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो release guides basically convert guides into paths and make guides basically convert paths into guides। तो इसमें मजेदार सी अब चीज ये है कि आप देख रहे हैं कि गाइड्स जो है ना सिर्फ इस तरह और इस तरह बन रही हैं। आप सोच रहे हैं कि सर क्यों नहीं, इस तरह क्यों नहीं है? यानी गाइड अगर हमें चाहिए इस तरह, तो जो पाथ को आप कन्वर्ट कर रहे हैं गाइड में वो इसको आपको बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन बनाई है, अब इसको मैं गाइड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। See, now this is a guide। सो ये था बेसिकली आपका गाइड का सेक्शन, और इसको भी हम अलाइन के साथ भी देखते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को सारा बताना था गाइड के सेक्शन, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि व्हाट आर गाइडलाइंस या व्हाट आर रूलर्स। ओ प्लीज कमेंट, हाँ कमेंट रह जाता है, सॉरी यार। सर दोनों शेप्स बनाकर जब पाथफाइंडर अप्लाई करना हो तो सिलेक्ट किसको करना है? दोनों को, आप दोनों ही सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ तक गाइड्स में कोई आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो? सबको आवाज आ रही है? हेलो, प्लीज कोई कंफर्म कर सकता है सबको आवाज आ रही है? अच्छा, गाइड से पाथ बना दें दोबारा प्लीज, ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी गाइड है, ये एक गाइड है।
ठीक है। इसको अगर हमने पाथ बनाना है तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, इस गाइड को क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, गाइड्स पे जाएंगे और रिलीज गाइड्स, इस पे आप क्लिक कर देंगे, जिसके शॉर्टकट भी है Alt+Control+5। रिलीज गाइड्स को आप क्लिक कर देंगे तो अब ये आपका एक ब्लैंक पाथ बन जाएगा और यहाँ पर आपको लिरिक सिस्टम में भी नजर आ रहा है। नाउ इट्स अ ब्लैंक पाथ, आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम किसी एक ब्लैंक पाथ को जो है उसको हम गाइड बना सकते हैं? जो कि किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे इस तरह आपकी कर्व में आ रही हो। ये पाथ है हमारे पास स्ट्रोक वाला, इसको मैं क्या गाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो यस, व्यू, गाइड्स, मेक गाइड्स। तो आप देखें आपकी गाइड इस तरह की बन गई है कर्व फॉर्म में। ठीक है। स्क्रीन नहीं क्लियर, आप प्लीज रिफ्रेश करें। आप लोगों को स्क्रीन का इशू आ रहा है? जी रोमा, पूछ लें सवाल प्लीज। अब आप जुबैर, आप इसको अब क्लास के बाद देखिएगा, बिकॉज काफी टाइम से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रिपीट करूंगा तो आगे एक और 20 मिनट लग जाएगा, मैंने एक और टॉपिक भी कवर करना है। अगर आपने अटेंड किया है लेक्चर और इसमें इसके अंदर कोई सवाल है तो वो जरूर आप पूछ सकते हैं, बट आई कैन नॉट रिपीट इट ऑल अगेन। इसको आप यहाँ से दोबारा देख लीजिएगा लेक्चर। ओके। सो अब हम मूव ऑन करते हैं अलाइन की तरफ। नाउ अलाइन क्या, अलाइन बेसिकली ना आप समझ लें कि गाइड्स में हो रहा था थोड़ा सा हम मैन्युअली काम कर रहे थे, अलाइन में थोड़ी सी चीजें ऑटोमेटिक होंगी, यानी हम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर जो है जो चीजों को थोड़ा सा जो है अलाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हम कोई एक लोगो बनाते हैं, सिंपली शेप एक बनाते हैं, आइकन। ये हमने बनाया है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव मेड। एंड आगे हम इसके कुछ सिंपल यानी एक फॉन्ट लिख देते हैं, लाइक क्योंकि एक लोगो के अंदर ये होता है ना, एक सिंबल होता है और एक फॉन्ट होता है। इसका नाम है, ये ब्रांड नेम रेवोल्यूशन, हम इसको कुछ अच्छा से एक फॉन्ट दे देते हैं। ठीक है, हमने ये फॉन्ट दे दिया और ये हमारे पास लोगो है। ठीक हो गया। सो नाउ अब इसमें हमें दो तीन चीजें थोड़ी सी देखनी है, और वो दो तीन चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आपने देखा होगा कि जो, अगर आप कोई नॉर्मल लोगो देखें तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो फॉन्ट है वो बिल्कुल आपके सिंबल से सेंट्रली अलाइंड हो, या अगर आपका फॉन्ट इस तरफ लिखा हुआ है तो आपका सिंबल से सेंट्रली अलाइंड हो।
ठीक है, काफी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अर्टेमिस लिखा हुआ है, ये अर्टेमिस बिल्कुल ये सिंबल के बिल्कुल बीच में हो और उसका जो सिंबल का लेफ्ट एंड है और राइट एंड है उसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। एनीवेज, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक सिंबल है और नीचे हमने ये फॉन्ट लिखा है रेवोल्यूशन। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों ने सिंबल को और फॉन्ट को, यानी ये जो आपस में है, इन दोनों को आपस में सबसे पहले अलाइन करना होता है। यानी मेरा मेन पर्पस क्या है कि मैं बेसिकली इन दोनों को आपस में बिल्कुल सेंटर करूं, यानी कि ये बिल्कुल इसके सेंटर में आए। सो मैं जरा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अलाइन पैनल्स आपको। आपके पास यहाँ पर एक रो ये है, एक रो ये है। इसमें हम लोग जो फर्स्ट रो है, इसमें हम जो दो ऑप्शंस पढ़ेंगे सबसे ज्यादा, वो एक ऑप्शन ये वाला है और एक ऑप्शन ये वाला है। यानी पहले तीन में बीच वाला, दूसरे तीन में बीच वाला। ये ऑप्शन क्या करता है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है, यानी इधर से इधर, लाइक दिस। एंड ये वाला जो है वो करता है वर्टिकली ऊपर से नीचे, लाइक दिस। सो द थिंग इज के आप लोगों ने अब इस फॉन्ट को इसके साथ अलाइन करना है। तो मेरे ख्याल से ये हॉरिजॉन्टल होगा ना, बिकॉज ये लेफ्ट टू राइट और ये लेफ्ट टू ये राइट टू लेफ्ट मूव होगा, तो फिर ये सेंट्रली दोनों आपस में अलाइन हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को अगर हमने सेलेक्ट किया है और आप अगर ये प्रेस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो ये देखें आपने ये प्रेस किया तो ये दोनों बीच में आ गए बिल्कुल। और आपने अब मेजर करना है कि बेसिकली क्या कंफर्मेशन के लिए क्या ये दोनों बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर में हैं कि नहीं। और क्या इस सिंबल का इस फॉन्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है कि नहीं। तो ये सारी मेजरमेंट्स फिर आप करते हैं एंड उसके लिए फिर आपको ये गाइड्स की जरूरत पड़ती है। एनीवेज, मैं गाइड्स को भी रिमूव कर रहा हूँ। मैं जरा अलाइन टूल के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि बेसिकली ये सेंटर हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा है कि आपको बिल्कुल सेंटर में ले आता है और हॉरिजॉन्टली आपको सेंटर में कर देता है। और वर्टिकली क्या करेगा, वर्टिकली करेगा कि आपको वर्टिकली बेसिकली सेंटर में ले आएगा। अब ये दोनों सेंटर में आते हैं वर्टिकली, तो ये तो हमें नहीं करना था। सो वर्टिकली सेंटर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये दोनों इस तरह पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को अगर मैंने सेलेक्ट किया और वर्टिकली सेंटर में किया है, तो ये दोनों आपस में इस तरह सेंट्रली और वर्टिकली आ जाते हैं। तो हमें इन दोनों का कंबाइन इस्तेमाल करना पड़ता है, वर्टिकल अलाइनमेंट का और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का। सो अभी तो ये हो रहा है कि ये दोनों आपस में जो है ना अलाइन हो रहे हैं आर्टबोर्ड के मुताबिक। यानी आर्टबोर्ड के मुताबिक इस तरह कि जब भी मैं फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पढ़ा था, ये यहाँ पे पढ़ा था, ये जब सेंटर हो रहे हैं तो ये आर्टबोर्ड की निस्बत के मुताबिक हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या करना होता है कि पहले इनको आपस में अलाइन करना होता है। पहले हमने आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन नहीं करना होता। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। अलाइन टू सिलेक्शन है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट है, अलाइन टू आर्टबोर्ड है। तो इन सारे ऑप्शंस को अब हम देखते हैं वन बाय वन। पहले आप लोग थोड़ा सा ये देख लें कि आप लोग को इस चीज का आइडिया हो गया कि अलाइनमेंट बेसिकली करेगी क्या। अभी जो दो ऑप्शंस हमने देखे हैं, ये या तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होगी चीजें या वर्टिकली अलाइन होंगी चीजें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शन है अलाइन टू सिलेक्शन या अलाइन टू आर्टबोर्ड, ये किस तरह डिफरेंट है और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट किस तरह एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो हैं, एक सिंबल है और एक फॉन्ट है। ऑलराइट, सो इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन सेलेक्ट किया। और अगर मैं इनको अलाइन कर रहा हूं तो बेसिकली ये आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। इनका आर्टबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दे आर अलाइनिंग इन बिटवीन देम। ये जो एक बॉक्स बना हुआ है ना,
ये इसके अंदर रहते हुए अलाइन हो रहे हैं, इनका आउटपुट से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो ये अलाइन टू सिलेक्शन करता है कि बेसिकली आपके फॉर एग्जांपल आपने ये सिलेक्ट किया और फिर ये सिलेक्ट किया, इनका एक अपना एक सेपरेट बॉक्स बन गया। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं, इनका आपस में एक दूसरे के साथ एक रिलेशन, एक बॉन्ड बन चुका है, एंड दे आर अलाइनिंग बेस्ड ऑन दैट। दे आर नॉट अलाइनिंग बेस्ड ऑन द आर्टबोर्ड। पहले क्या हो रहा था, ये दोनों सेंटर में आ जाते थे आर्टबोर्ड के। तो हमारा फर्स्ट टास्क अलाइनमेंट का ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी लोगो में काम कर रहे हैं या किसी भी इस तरह के, क्योंकि अभी मैं आपको लोगो की एग्जांपल दूंगा क्योंकि वही आपको इजी लगेगी टू ग्रैब टू माइंड इट। तो उसमें आपका एक सिंबल होता है और एक फॉन्ट वो होता है, एक फॉन्ट होता है। तो उनको आपस में हमें अलाइन करना होता है। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि आई फर्स्ट रिकमेंड कि आप लोग पहले सिंबल और फॉन्ट को आपस में परफेक्टली अलाइन कर लो, लाइक दिस, जिस तरह हम लोग ने कर लिया। अब आप इनका डिस्टेंस आपस में देख सकते हैं कि कितना है, विद द हेल्प ऑफ गाइड्स टू कंफर्म कि वाकई सही अलाइन हुआ है कि नहीं। सिर्फ अभी इनका सिंबल का फॉन्ट तक डिफरेंस देख रहा हूँ, क्विकली देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11:30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11:30, तो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो हमें क्लियर होगा कि अलाइन एक दफा हम जब कर लेते हैं तो वी डोंट नीड टू यूज द गाइड्स, बट गाइड्स इज जस्ट टू यूज फॉर यू नो फॉर कंफर्मेशन कि आप एक दफा मैनुअली कंफर्म कर लेते हो कि ऑटोमेटिक जो आपने अलाइन का ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है वो बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो ये तो हो गया फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद इन देमसेल्व्स। एक और ऑप्शन बड़ा मजेदार है ऑफ अलाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स विद इन देमसेल्व्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब मैं अलाइन टू सिलेक्शन पे करता हूँ तो ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे, देखिएगा, ठीक है। लेकिन एक और ऑप्शन है, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कर देता हूँ की ऑब्जेक्ट, तो मैं इसमें से किसी एक को की ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। और ये की ऑब्जेक्ट अगर आप जूम करें तो आप देख सकते हैं, इसको अगर मैंने की ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसके इर्द गिर्द एक ब्लू रंग की डबल आउटलाइन बन चुकी है। नाउ ये दोबारा से करता हूं, ये देखिएगा, हमने सेलेक्ट किया हुआ है की अलाइन टू सिलेक्शन। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां से की ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करूं तो अभी आपका ये डबल ब्लू हो चुका है। दैट मीन्स कि की ऑब्जेक्ट की निशानी है कि वो जो पहले ब्लू होता है उसकी उसके ऊपर एक और ब्लू की मजीद लेयर आ जाती है। दिस इज व्हाट यू कॉल की ऑब्जेक्ट। तो अभी हमारा की ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें से? की ऑब्जेक्ट में जरा आपको बताता हूँ क्या होता है। की ऑब्जेक्ट ये होता है कि एक आपका ऑब्जेक्ट है किंग, किंग अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो उसके सारे पॉन्स हैं, जो उसके सारे लाइक जैक्स हैं, वो सारे उसके साथ आके अलाइन होंगे। तो की ऑब्जेक्ट में ये होता है कि की ऑब्जेक्ट जो है वो खुद नहीं हिलता, उसके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो आकर उसके पास आ जाते हैं। सो यहां पर मुझे बता सकते हैं कि की ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स अप टू देम भाई, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वी आर हेयर, वी आर टीचिंग रेगुलरली, इट्स अप टू द स्टूडेंट्स। इफ दे वांट टू स्टडी दे शुड बी हेयर, इफ दे डोंट वांट टू स्टडी तो दे कैन लीव। फरूक कह रहे हैं टेक्स्ट है, दैट इज गुड, बिल्कुल सही कहा फरूक। कोई फरूक को कह सकता है कि टेक्स्ट क्यों नहीं है? आप कोई चैलेंज, अगर कोई चैलेंज तो नहीं मैं कह रहा, लाइक डिसएग्री करना चाह रहे हो या सारे एग्री करते हैं कि बाकी टेक्स्ट ही है की ऑब्जेक्ट यहाँ पर। कोई और अपनी थॉट शेयर करना चाह रहा हो कि कौन सा जो है की ऑब्जेक्ट है? आप परेशान मत हो उमर, यू डोंट हैव टू वरी। आई हैव बीन, दिस इज माय 10th बैच,
So I know how to deal with students. उनको सर्टिफिकेट देना है नहीं देना, don't have to worry about it. Yes, text है I think. Yes, exactly, it's text because आप देख रहे हैं कि इस पे डबल आउटलाइन हुई हुई है ब्लू रंग की, और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको करना किस तरह, इन दोनों को सेलेक्ट किया, की ऑब्जेक्ट पे गए। एक तो ये तरीका भी है, आप इस तरह सेलेक्ट करके की ऑब्जेक्ट पे फिर आप आपस में इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें तो ये बन जाएगा, इसको सिलेक्ट करें तो ये बन जाएगा। या आप यहाँ से की ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे, आप यहीं से डायरेक्ट इसको सिलेक्ट किया और फिर एक और क्लिक किसी को कर लें तो आपका फिर भी की ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। की ऑब्जेक्ट अगर इसको मैंने बना दिया है तो दैट मीन्स कि ये रेवोल्यूशन जाएगा इसके मुताबिक, सेंट्रली अलाइन इसके मुताबिक होगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो ये भी एक बड़ा यूजफुल रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर मैं मल्टीपल शेप्स बनाता हूँ और ठीक है। अब यहाँ पर इन सारों को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने की ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये सारे इसके मुताबिक अलाइन हो जाएंगे इस तरह सेंट्रली, सिर्फ इसके मुताबिक। ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, इनको ग्रुप कर लें और फिर इसके मुताबिक अलाइन कर लें। ये देखें सेंट्रली बिल्कुल इसके मुताबिक अलाइन हो रहा है। सो ये मुख्तलिफ तरीके हैं आपके अलाइन करने के। एक है एक है अलाइन टू सिलेक्शन, उसमें ये होता है आपस में दो, फॉर एग्जांपल कोई एक की ऑब्जेक्ट नहीं होता। मेरा फेवरेट वैसे पर्सनली की ऑब्जेक्ट है। मैं जब भी फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मैं सिंपली क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किसी के फॉर एग्जांपल मुझे पता है मैंने रेवोल्यूशन को इसके बिल्कुल सेंटर में लाना है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं की ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जो सेंटर वाला है और अलाइन हॉरिजॉन्टल, इसको मैं यहाँ से सेंट्रलाइज कर लेता हूँ एंड देन वो आपका वहां पर सेंटर में आ जाता है। की ऑब्जेक्ट का फायदा ये है कि आपका एक जो ऑब्जेक्ट है वो हिलता नहीं है। अब जो मुझसे पूछे कि सर वो अलाइन के ऑप्शंस रिपीट कर दें, तो मैं रिपीट ये कर देता हूँ कि ये वाला जो आपके अभी तक मैंने सिर्फ दो ऑप्शंस बताए हैं जो मैंने परफॉर्म किए हैं। एक ये है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, एक है वर्टिकल अलाइन सेंटर। अभी ये जो डिजाइन है ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ये देखिएगा ये लोगो जो है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, ऊपर सिंबल है नीचे फॉन्ट है। एक लोगो होते हैं जिसमें लेफ्ट साइड पे सिंबल होता है और राइट साइड पे फॉन्ट होता है, वो वर्टिकल फॉर्मेट है, उस पर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल इसको इसके मुताबिक अलाइन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं की ऑब्जेक्ट बना दूंगा, तो ये की ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड देन यू कैन हॉरिजॉन्टली अलाइन इट। अब ये परफेक्ट हो गया, ये दोनों आपस में अलाइन हो चुके हैं। ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों को आपस आपस में आप दोनों ने अलाइन कर लिया। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने इन दोनों को आर्टबोर्ड के मुताबिक अलाइन करना है, आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में लाना है। पहले तो आपने इन दोनों को आपस में अलाइन कर लिया, जो कि मेरे ख्याल से की ऑब्जेक्ट से अगर आप करें तो आपको सबसे मजेदार और सबसे इजी विदाउट कंफ्यूजन एनी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा आप वही वाला वे, सारे वे मैंने बताए हैं इसलिए बताएं ताकि आपको अवेयरनेस हो, लेकिन मैं जो आपको वे रेकमेंड करूंगा वो ये करूंगा कि सिंपली आप सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज रखें व्हेन इट कम्स टू अलाइन, फर्स्ट यू हैव टू अलाइन द सिंबल एंड द फॉन्ट, सेकंड you have to align those symbol and font according to the artboard। तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपने सिंबल और फॉन्ट को अलाइन करना है वो आप उसके लिए आप की ऑब्जेक्ट का वाला मेथड इस्तेमाल करें, वो आपके लिए सबसे इजी है जो मैंने अभी किया है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि आपने इसको आर्टबोर्ड के मुताबिक अलाइन करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अलाइन टू आर्टबोर्ड आप सेलेक्ट कर लें बिकॉज तब तक नहीं होगा। अलाइन टू आर्टबोर्ड आपने सेलेक्ट कर लिया। अब मसला ये है कि अगर मैं यहाँ से आपने ना जब भी आर्टबोर्ड के मुताबिक अलाइन करना है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इन दो बटन्स को प्रेस कर दें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो बिल्कुल सेंट्रली हॉरिजॉन्टली भी हो जाता है और बिल्कुल सेंट्रली वर्टिकली भी हो जाता है। तो इसको अगर मैं इस तरह कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टली तो हो गया, वर्टिकली करूंगा तो ये मसला आ रहा है।
अब कोई मुझे सजेशन दे सकता है कि इसका क्या हल है कि ये बीच में इस तरह ना आ जाए सिंबल, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल अलाइनमेंट से ये हुआ है कि ये सिंबल भी बिल्कुल वर्टिकली सेंटर आ गया है और ये फॉन्ट भी बिल्कुल वर्टिकली सेंटर आ गया है। नाउ व्हाट डू यू थिंक कुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस? क्रॉस कमेंटिंग नहीं करनी उमर, आपको मैंने कितनी दफा बताया है। आप प्लीज लेक्चर पे फोकस करें, आप फजूल के कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने नोटिस किया है। आई डोंट अप्रिशिएट दैट एंड यू आर डिस्ट्रैक्टिंग अदर पीपल्स एज वेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सीलेंट आंसर फरूक और इकराश, आपने बिल्कुल सही कहा। इनको हम ग्रुप कर देंगे। मैं कंट्रोल जी से बैक पे आता हूं, मैं क्या करूंगा, इनको बेसिकली आपस में ग्रुप कर दूंगा ताकि अब जब ये मूव करें ये बिल्कुल सेंट्रली और वर्टिकली तो ये एक साथ करें। नाउ यू सी कि दिस लोगो इज सेंट्रली यानी वर्टिकली भी एंड सेंट्रली हॉरिजॉन्टली भी। हॉरिजॉन्टली अगर नहीं होता तो इधर कहीं होता, तो हॉरिजॉन्टली देखें ये हॉरिजॉन्टली इस तरह हो गया, और वर्टिकली कहीं इधर पड़ा होता ऊपर तो ये देखें वर्टिकली इस तरह हो गया। तो इस तरह आप जब ये दोनों प्रेस कर देते हैं, एक और दफा कंफर्म कर लें, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो दफा प्रेस कर लें तो ये बिल्कुल सेंटर में अब आपका आ गया। तो इस तरह बेसिकली होती है एक लोगो की अलाइनमेंट आपकी। सबसे पहले आप सिंबल और फॉन्ट को अलाइन करते हैं, फिर उनको आप ग्रुप कर लें, फिर आप उनको आर्टबोर्ड के मुताबिक अलाइन कर लें। जो सिंबल और फॉन्ट को अलाइन करने का मेथड है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा की ऑब्जेक्ट मेथड से आप करें, सबसे इजी है, सबसे लेस कंफ्यूजिंग है, और वो आप लोग को लिए आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। सो इसी तरह अगर एक लोगो है जो कि वर्टिकल फॉर्मेट में है हमारे पास, यानी इस तरह, फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट इधर पड़ा हुआ है, मैंने इस फॉन्ट को इसके मुताबिक सबसे पहले अलाइन करना है। तो आई जस्ट सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज एंड देन आई मेक दिस एंड स्मार्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, की ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों को आप इस तरह सेलेक्ट करें, ये दोनों सेलेक्ट हुए हुए हैं, फिर एक दफा दोबारा से आपने क्लिक करना होता है। एक दफा दोबारा से आप क्लिक करेंगे, फिर ये आपका ये डबल ब्लू लेयर बन जाएगी। एंड नाउ इफ यू वर्टिकली यू नो बेसिकली अलाइन इट, तो ये देखें बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया। और अब नेक्स्ट टास्क है, इसको हम ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद हम यहाँ से आर्ट अलाइन टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यू प्रेस वंस दिस एंड वंस दिस एंड नाउ दिस इज अलाइंड। आपस में भी एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइंड है और आर्टबोर्ड के हिसाब से भी ये एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइंड है। तो ये एक सिंपल अलाइनिंग प्रोसेस है। अभी हमने सिंपल अलाइनिंग, और बाकी जो आप कहेंगे सर बाकी ऑप्शंस, तो बाकी आप ऑप्शंस करेंगे तो ये अगर करेंगे बिल्कुल ये लेफ्ट के साथ चिपक जाएगा, ये राइट के साथ हॉरिजॉन्टली चिपक जाएगा, इसको आप करेंगे तो ये वर्टिकली चिपक जाएगा, इसको आप करेंगे तो वर्टिकली बिल्कुल बॉटम पे चिपक जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी जरूरत के नहीं है। सो फिलहाल अभी हम लोगों ने इसको इतना ही देखना है। जी, तो यहां तक आप लोगों को जो कंफ्यूजन आ रही हो, प्रोसेस दो है। फर्स्ट यू हैव टू अलाइन द सिंबल एंड द फॉन्ट। उसका एक प्रोसेस मैंने आपको बताया, दो प्रोसेस मैंने बताया, एक सिलेक्शन प्रोसेस अलाइन टू सिलेक्शन का जिसमें दोनों आपस में अलाइन हो जाते हैं, एक की ऑब्जेक्ट का बताया जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि आप लोग भी यूज करें, मैं रेकमेंड करूंगा। दूसरा ये कि आप दोनों को ग्रुप कर लें एंड फिर उनको अलाइन टू आर्टबोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दफा दबा दें तो वो अलाइन कर जाते हैं सेंट्रली, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। उसने आपको कमेंट सही किया था उमर, आप इररिलेवेंट कमेंट्स करते हैं। आप टॉपिक पे रहेंगे तो कोई भी आपको क्रॉस कमेंट नहीं करेगा, प्लीज। ग्रिड लाइन को आप कह लें मैनुअल अलाइनमेंट है, यानी ग्रिड ये आपकी ये जो आपकी गाइडलाइंस है ना, रूलर्स हैं, ये आपकी मैनुअल है।
आप इसको मैनुअली चेक करते हैं, एक दफा आपको फिर मैनुअली भी चेक करना। अब फॉर एग्जांपल अब एक चीज है, आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इसके और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप अलाइन से मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिर ये मैनुअली गाइडलाइन रखनी पड़ेगी कि आप अपने लोगोज में आपने डिसाइड किया। अब ये फिक्स नहीं होती कि कितनी स्पेस होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि एक नॉमिनल स्पेस होनी चाहिए ब्रीदिंग स्पेस, बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि चिपक रहा हो, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, एक नॉमिनल स्पेस होनी चाहिए। तो अगर आप कहते हैं कि यार फ्यूचर के लिए मुझे जो है एक आइडिया हो जाए, तो आप यहाँ से मेजर करके नोट डाउन कर सकते हैं कि कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो वो चीज जो मेजर कर रहे हैं वो आप मैनुअल रूलर से कर रहे हैं कि इसके दरमियान और इसके दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। उमेर, आप मेरा टाइम ना वेस्ट करें, आप प्लीज इस तरह के कमेंट्स करके, मुझे आप लेक्चर लेने दें। आप गलत हैं इसमें, आपके कमेंट्स आए थे, उसने आपको सही कहा कि फोकस करें टॉपिक पे। यू डोंट हैव टू ड्रैग मी ऑन दिस नाउ प्लीज। स्केल कहा जा सकता है, अबाउट व्हाट? ओके, सो यस, इसको स्केल कहा जा सकता है, इसको आप रूलर भी कहते हैं इन डिजाइनिंग टर्म। और एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका जूम वाला, जो ये रूलर की केस में मैं आपको बता रहा हूँ, आप का अभी कितना है, 100% जूम है यहाँ से अगर आप देखें। तो अगर आपका 200% जूम है तो आपका ये रूलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी इसकी जो डिस्टेंसेस है वो बढ़ जाएंगी। अगर आपका 100% पे है तो आपकी कम हो जाएंगी डिस्टेंस। तो जब भी आप मेजर करें कोई चीज, तो आप ये याद रखिएगा कि जब आपने कोई चीज मेजर की है वो रूलर कौन सा, यानी क्या कहते हैं, यहाँ पे जूम की क्या परसेंटेज थी। ओके, सो ये आपका अलाइन था कंप्लीटली, ऑलराइट। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और अलाइन के ऑप्शंस हैं जो कि एडवांस हैं, इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करूंगा। लेकिन अभी जितने हमने पढ़े हैं वो अगर आप देखें तो आप लोगों को काफी इसमें थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि किस तरह। देखिए, बहुत बड़ा मसला ये होता है, आगे जब हम डिजाइन प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में ही एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि आपका डिजाइनिंग में ना सारी बात ही अलाइनमेंट की होती है। आपका डिजाइन बेशक नॉर्मल हो, लेकिन अगर आपकी अलाइनमेंट बुरी है ना, अगर ये फॉन्ट इस तरह है, यहाँ पर प्लेस्ड है तो ये बुरा लग रहा है, या इधर नीचे जा रहा है तो बुरा लग रहा है। यहाँ से अलाइनमेंट का बहुत फुकदान है, मसला है। सो उसका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। Anyone has any sort of question? Okay, that is good. Okay. All right. Let's move towards the next topic. अब
आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइवर से जो रिलेटेड है। अ, आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली है, आई डोंट हैव टू लॉग इन टू टू शो यू, लेकिन हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग जो है ना मूव फॉरवर्ड करेंगे टू अंडरस्टैंड कि एक गिग में क्या होता है। ओके, लाइक एक गिग किस तरह बनती है। अब ये आप लोग को ये जो सारे जो लेआउट है जिस तरह मेरे पास है, ये आप तभी कर सकते हैं जब मैंने आप लोगों को कहा था गिग आप ड्राफ्ट में ले आए, जिस तरह कल मैं ये लाया था डिजाइनर लोगो फॉर बिजनेस। सो ये गिग किस तरह बनती है, और यानी मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग का एक ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक मैं ना सर्च करता हूँ कि टाइटल पे हम लोग सर्च किस तरह करते हैं, और किस तरह बेसिकली एक डिटेल थॉरो रिसर्च के बाद हम लोग टाइटल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग या स्विच टू बाइंग पे आते हैं, हम लोग ने डिसाइड किया हमने एक कोई लोगो बनाना है। ठीक है, बिजनेस लोगो है। या मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, एक लोगो स्टाइल है जो कि बहुत ज्यादा चलता है, जिसको हम कहते हैं सिग्नेचर लोगो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगता है वो। एक स्टाइल है जिसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सिग्नेचर लोगो इस तरह का होता है, यानी सिग्नेचर फॉर्मेट में जिस तरह हम सिग्नेचर नहीं करते हैं, उस तरह के फॉर्मेट में होता है सिग्नेचर लोगो। ये काफी ज्यादा ये भी चलता है, इसके अलावा भी मजीद स्टाइल हैं, लेकिन ये सबसे आसान है आपको समझाने के लिए, तो इसलिए मैं अभी आपको इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया, अच्छा हम जो गिग बनाने लगे हैं हम बनाएंगे सिग्नेचर लोगो की। ओके, हम जो गिग बनाएंगे वो बनाएंगे सिग्नेचर लोगो की। आप लोग ने अपने साथ अपने पास जो है वो ऑन कर लेना है, वर्ड ऑन कर लें आप। ठीक है, आपने बस वर्ड ऑन कर लें, और यहाँ पर आप लोग सर्च करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप सर्च करें, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि वी विल बी मेकिंग सिग्नेचर लोगो। तो हम सर्च करेंगे यहाँ पर सिग्नेचर लोगो। सिग्नेचर लोगो जब भी सर्च करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्विसेज जरा देख रहे हैं कि कौन सी ज्यादा सर्च हो रही हैं। सिग्नेचर लोगो डिजाइन, हैंड रिटन सिग्नेचर, लग्जरी सिग्नेचर लोगो, हैंड ड्रॉन, रियल एस्टेट फोटोग्राफी, स्टनिंग। तो सिग्नेचर लोगो से आप लोग यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं कि सर्च ऑफ सिग्नेचर लोगो, आगे कीवर्ड्स। एक मिनट इसको बड़ा कर देता हूँ। यानी जब आप सिग्नेचर लोगो सर्च कर रहे हैं तो उसमें कीवर्ड्स कौन से ज्यादा आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर लिखें अपने पास। कि फॉर एग्जांपल एक आ रहा है जिसमें आ रहा है सिग्नेचर लोगो का आ रहा है। एक आया था, कौन सा था, सिग्नेचर लोगो डिजाइन, हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो। ठीक है, उसके अलावा लग्जरी सिग्नेचर, ये सारे आपने अपने पास लिख लेना। उसके बाद क्या था, स्टनिंग था एक। और इस तरह ये जितने भी थे आप सारे अपने पास यहाँ पर लिख लेंगे। लग्जरी था, स्टनिंग था, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट था, फोटोग्राफी था, हैंड रिटन था, हैंड ड्रॉन था। अ, और था एक रियल एस्टेट।
सो ये कुछ थे जो कि जब आपने सिंपली एक सर्च किया ना सिग्नेचर लोगो, तो आपको जो सर्च, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये कौन से सर्च होते हैं। ये वो सर्चेस आपको सर्विसेज दिखा रहा है फाइवर, कि जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, यानी एक बायर जो है, जब आप फॉर एग्जांपल यहां पर आकर गूगल पे लिखते हैं लाहौर, क्या आ रहा है? लाहौर वेदर, लाहौर इटसेल्फ, लाहौर पोस्टल कोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर टेम्परेचर, लाहौर बोर्ड। ये वाली वो सर्चेस वो इसलिए बता रहा है क्योंकि लोग ये वाली सर्च बहुत ज्यादा कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लाहौर। तो फाइवर ये कह रहा है कि जो बायर्स हैं वो ये वाली सर्चेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि इन कीवर्ड्स को हमारा जानना जरूरी है, इन कीवर्ड्स के बारे में, कि बायर कौन से कीवर्ड्स को ज्यादा सर्च कर रहा है? सो ये कीवर्ड्स हम अपने पास लिख लेते हैं कि सिग्नेचर लोगों से रिलेटेड जब हम सर्च करते हैं तो फर्स्ट जो बायर्स जो सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड्स कुछ इस तरह के सर्च कर रहे हैं। सेकंड हम क्या करते हैं, हम लोग जो है जो हमारा मेन कीवर्ड है उसको हम क्लिक करते हैं, उसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स में भी मजीद कीवर्ड्स आते हैं जो कि कुछ उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं और जो थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप इनको भी अपने पास लिख लें। सिग्नेचर लोगो डिजाइन, हैंड रिटन लोगो, वाटर कलर लोगो, फोटोग्राफी लोगो, लोगो डिजाइन, मिनिमलिस्ट लोगो। ये आप अभी अपना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं इसमें, क्योंकि मैंने कहा था ये रिसर्च है, बेसिकली आप रिसर्च करते हैं कि आप टाइटल में आप लोग ने कौन सी कीवर्ड्स इस्तेमाल करने व्हेन इट कम्स टू दिस सर्विस। तो मुझे इस सर्विस से रिलेटेड ये कीवर्ड्स जो हैं बेसिकली मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कीवर्ड्स जो हैं वो कीवर्ड्स हैं जो कि क्लाइंट ज्यादा सर्च कर रहा है डायरेक्टली इस कीवर्ड से रिलेटेड, और ये कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो फाइवर क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहा है व्हेन इट कम्स टू दिस कीवर्ड। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, यानी जिसपे सिग्नेचर लोगो डिजाइन है, हैंड रिटन लोगो है, वाटर कलर लोगो है, फोटोग्राफी लोगो है, लोगो डिजाइन है, मिनिमलिस्ट लोगो है, फेमिनिन लोगो है। यानी फाइवर कहते हैं कि भाई अगर तुम सिग्नेचर लोगो ढूंढ रहे हो तो तुम ये कीवर्ड्स भी कुछ देख सकते हो। तो वो यहां से जब वो क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक किया तो इस कीवर्ड पे फिर वो चले जाते हैं। तो हम लोगों ने, जिस तरह मैंने आप लोगों को कल शो किया था कि हम लोगों ने अपनी रैंकिंग इस तरह करनी है, अपनी टाइटल इस तरह रखना है कि हम लोग मैक्सिमम कीवर्ड्स पे, कीवर्ड कॉम्बिनेशन पे हमारी सर्चिंग हो रही हो। ऑलराइट, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। सो हम लोग ये डेटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हम लोग ये डेटा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम लोग एक इस तरह का टाइटल बना सकें जिसमें हमारी मैक्सिमम कीवर्ड्स पे सर्चिंग हो रही हो। उसके बाद आप मेन कीवर्ड के ऊपर रहते हुए आप देखोगे टाइटल्स। आप कुछ यानी बेस्ट रेलिवेंस के जो है ना, बेस्ट 10 टाइटल्स जो है, या मैं अभी आप लोग के एग्जाम्पल के लिए 5 टाइटल्स जो है ना मैं चुन लेता हूँ जिनके रिव्यूज ज्यादा हैं। आप लोग 10 बेसिकली टाइटल्स जो है अपने पास रखिएगा। ये 10 जो अच्छे सेलर्स हैं उनके हम टाइटल जो हैं वो कॉपी करके अपने पास ले आएंगे। आ गया, ये आ गया। ठीक, कोई और देख लेता। ये आ गया। 5 हमारे पास टाइटल्स आ गए यहाँ पर। ठीक है।
तो ये हमारे पास जो थे हम लोग के जो कीवर्ड जब सर्च हो रहे थे तब जो आ रहे थे, ये सजेस्टेड जो फाइवर सजेस्ट कर रहा था वो वाले हैं। और ये अब हमारे पास टाइटल्स आ गए। टाइटल्स हमने क्यों चुने हैं, उसमें हम लोग ने देखना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि कुछ सेलर्स बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कुछ सेलर्स बार बार यूज कर रहे हैं, तभी तो उनको प्रॉफिट आ रहा है, तभी तो उनको यानी रिव्यूज आ रहे हैं। और क्या वो कीवर्ड्स इन कीवर्ड से मैच कोई कर रहे हैं, ये भी हमने देखना है। तो लेट्स स्टार्ट डिगिंग इन। ठीक है, अब ये यार ये ऊपर पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, बट ट्राई। आगे। अच्छा, सिग्नेचर हैंड रिटन लोगो। अब सिग्नेचर का कीवर्ड ऑब्वियसली मेन कीवर्ड है, ये तो हर जगह होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर 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 नजर आ रहा है हर जगह, तो ये तो मेन कीवर्ड है। मेन कीवर्ड तो ना हो तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना। यानी सिग्नेचर बेसिकली, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपके बेसिकली टाइटल में दो कीवर्ड्स होते हैं, यानी दो कैटेगरीज होती हैं कीवर्ड की। एक आपका प्राइमरी, एक आपका मेन, यानी ब्रेड एंड बटर वाला कीवर्ड होता है, जिस तरह यहाँ पर कौन सा है, सिग्नेचर लोगो। एक आपका कीवर्ड होता है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा होता है, जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। तो हम लोगों ने दोनों को मद्देनजर रखना है। आपका प्राइमरी तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमने कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स को देखना होता है कि कौन से ऐसे सेकेंडरी कीवर्ड यूज हो रहे होते हैं जो उन प्राइमरी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह इस टाइटल में आपको क्या लगता है प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है? कैन यू टेल मी? कैन एनीवन टेल मी कि इस टाइटल में प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है? जरा गौर से देखें। जी, आई एम नॉट गुड इज विद वर्ड वैसे। सिग्नेचर इज प्राइमरी, एक्सीलेंट। और सेकेंडरी कौन सा? एंड हैंड रिटन इज सेकेंडरी। ओके, लोगो इज प्राइमरी। ये भी आपका एक अच्छा पर्सपेक्टिव है मुसरत, के लोगो भी प्राइमरी है। लेकिन वो हम लोग ना इसको इस तरह कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि सिग्नेचर लोगो की बात हो रही है तो सिग्नेचर और लोगो जो है वो मिलके बेसिकली प्राइमरी बन जाते हैं। जो इसका सेकेंडरी है वो हैंड रिटन है। हैंड रिटन जो है ना वो सेकेंडरी कीवर्ड है। तो लोगो तो है ही है, वो तो आपका मतलब एक सर्विस आप दे रहे हैं, वो तो है ही प्राइमरी, वो तो प्राइमरी का प्राइमरी है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइमरी ये बनता है, सिग्नेचर लोगो जो है वो प्राइमरी कीवर्ड बनता है, और हैंड रिटन लोगो जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड बन जाता है। तो अब आप देखें कि दूसरा हम देखते हैं, इसमें सिग्नेचर रिपीट हो रहा है अगेन, और वाटरमार्क और हैंड रिटन। देखें हैंड रिटन दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कैलीग्राफी और फोटोग्राफी लोगो, यानी ये कह रहा है कि मैं आपके लिए सिग्नेचर लोगो या वाटरमार्क या हैंड रिटन या कैलीग्राफी या फोटोग्राफी। अब इसने काफी क्लेवरनेस की है इसमें। इसमें इसने यानी दो से ज्यादा कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। यानी इसने कॉम्प्लीमेंट्री कीवर्ड्स में, यानी सिग्नेचर तो इसका मेन था, उसके अलावा वाटरमार्क एक ऐड कर दिया कीवर्ड, एक हैंड रिटन ऐड कर दिया, कैलीग्राफी ऐड कर दी, एक फोटोग्राफी ऐड कर दिया। फोटोग्राफी से याद आया, यहाँ पर भी फोटोग्राफी, यहाँ पर भी सर्च हो रहा था वैसे। अ, इधर भी सर्च इंजन में भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है सजेस्टेड में। तो दैट मीन्स के सिग्नेचर लोगों के साथ जो इंडस्ट्री काफी पॉपुलर है वो फोटोग्राफी की लग रही है। यानी फोटोग्राफी की जो इंडस्ट्री है वो सिग्नेचर लोगो के साथ काफी ज्यादा एसोसिएटेड लग रही है। हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, डिगिनिंग एक वो कर रहे हैं, डिगिन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि कौन से कीवर्ड्स कहाँ पे जाके ज्यादा डॉट्स कहाँ पे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर देखूं सिग्नेचर तो रिपीट हो गई होगा, लेकिन मुझे हैंड रिटन रिपीट होते हुए नजर आया। फिर मुझे फोटोग्राफी लोगो नजर आया, जो कि मिल जिसकी कनेक्शन बन रही है सजेस्टेड लोगो में जाकर और सर्च लोगो में जाकर, सर्च कीवर्ड में जाकर। चलें आगे चलते हैं। आई विल डू क्लीन नेम सिग्नेचर स्टाइल लोगो। तो इसमें तो कीवर्ड थोड़े से डिफरेंट उसने यूज किए हैं, यूनिक यूज किए हैं, लेकिन मेन कीवर्ड है इसके अंदर। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड यूनिक सिग्नेचर लोगो। तो इसमें भी सिग्नेचर लोगो रिपीट हो रहा है, और बाकी प्रोफेशनल और यूनिक कोई ऐसे जाकर मिल नहीं रहे किसी से। यहाँ पर देखें, आई विल डू मॉडर्न सिग्नेचर ब्रांड मिनिमलिस्ट हैंड रिटन अगेन, रिपीट हो रहा है। ठीक है, लोगो फॉर बिजनेस कंपनी। तो यहाँ पर जो बाकी कीवर्ड जो मॉडर्न या बिजनेस कंपनी, मिनिमलिस्ट, तो मिनिमलिस्ट जो है वो थोड़ा सा जाकर मिल रहा है। सो ये एक हमें मिल कनेक्शन डेवलप हुआ है, ये हमारा एक कनेक्शन डेवलप हुआ है, और ये हमारा कनेक्शन डेवलप हुआ, और एक फोटोग्राफी का डेवलप हुआ है। तो अगर हम इन चार कीवर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपना एक टाइटल बना लें, क्या ख्याल है? कि हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड्स लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम इसको देख के हम अपना एक टाइटल बना लें, तो क्या जाता है? इसमें दो अप्रोचेस हैं। एक एक अप्रोच ये है कि आप दूसरे सेलर्स को ना देखें, आप सिर्फ कीवर्ड्स को देखते हुए जो है ना आप अपना टाइटल बना लें। एक अप्रोच है कि आप सेलर्स को देखें और सेलर्स के कीवर्ड्स को देखते हुए और अपने रिसर्च कीवर्ड को देखते हुए आप फिर अपना एक टाइटल बनाएं। तो ये दो अप्रोचेज है। अभी जो हम ये वाली अप्रोच देख रहे हैं कि हम सेलर्स के टाइटल्स को देखकर अपना टाइटल बनाएंगे। तो हमने सेलर्स के टाइटल को देखकर अपनी रिसर्च के साथ, जो हमारी ये रिसर्च थी छोटी सी, इसके साथ हमने कनेक्ट किया, तो हमें ये आइडिया हुआ कि हैंड रिटन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, सिग्नेचर तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा रिपीट होगा, फोटोग्राफी से इंडस्ट्री वो पॉपुलर है, और जो है ना मिनिमलिस्ट का एक वर्ड रिपीट हो रहा है। तो हम एक अपना अगर टाइटल बनाते हैं, आर टाइटल, हम एक अपना टाइटल बनाते हैं कि आई विल डिजाइन, ठीक है, कौन से वर्ड थे? मिनिमलिस्ट, हैंड रिटन, फोटोग्राफी, सिग्नेचर, लोगो। तो मैं कहता हूं आई विल डिजाइन अ मिनिमलिस्ट फोटोग्राफी, हैंड रिटन, सिग्नेचर, लोगो। ये मैंने एक अपना टाइटल बना लिया। अब ये मैंने किसको देख के बनाया, क्या मुझे किस तरह माइंड में आया कि मैंने ये वर्ड्स यूज करना है? मैंने पूरी अपनी रिसर्च की है ना, मैंने रिसर्च की है। पहले मैंने कीवर्ड जो सर्च हो रहे हैं उनको देखा, फिर सजेस्टेड कीवर्ड जो उनको देखा, फिर दूसरे सेलर्स के टाइटल्स को देखा, फिर मैंने जाकर अपना ये डिसीजन रखा है। लेकिन अभी भी डिसीजन फाइनल नहीं है, अभी भी ये डिसीजन फाइनल नहीं है, इसकी अभी हमने वैलिडिटी करनी है। नाउ व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेशन क्या होती है? हम लोग बेसिकली, मैंने आपको जिस तरह कल बताया था कि हम लोग एक पेयर ऑफ कीवर्ड्स आपस में बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ कीवर्ड्स एज इन, हम एक बनाते हैं सिग्नेचर फोटोग्राफी लोगो, फिर हम बनाते हैं मिनिमलिस्ट लोगो, फिर हम बनाते हैं सिग्नेचर हैंड रिटन, जितने भी कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं अभी हम बनाते हैं यहाँ पर आपके सामने। और फिर हम उनको देखेंगे कि उनकी सर्चेबिलिटी कितनी ज्यादा है, उसमें कितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कितना ये एक टाइटल सिर्फ एक लिखने के लिए आपको कितना ज्यादा मैं ख्वार करा रहा हूं, लेकिन ये एक दफा की ख्वारी बार बार की जो वो कहते हैं ना जिल्लत से बेहतर है। आप बार बार आगे टक्कर खाएंगे, बार बार गिग बनाएंगे, आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो उससे बेहतर है कि एक ही दफा बंदा मेहनत कर ले और एक ही दफा मेहनत करके उसका फिर फल खाए। सो यहाँ पर अब इसकी वैलिडे अब हम ना कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स हम बनाने लगे हैं, उसको मैं कहता हूँ पेयर्स ऑफ कीवर्ड्स। ये मैं फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। पेयर्स ऑफ कीवर्ड कौन कौन से बनेंगे हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं। एक बन रहा है फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, फोटोग्राफी लोगो एक बन रहा है। एक बनेगा फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, एक बन जाएगा, काफी बनेंगे ये।
फोटोग्राफी हैंड रिटन लोगो, फिर बनेगा फोटोग्राफी हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो। मैक्सिमम जितने भी आप बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। अपनी वैलिडेशन करने के लिए फिर बन जाएगा फॉर एग्जांपल सिर्फ हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो। फिर आपका बन जाएगा सिर्फ हैंड रिटन लोगो, एक बन सकता है, सिग्नेचर निकल जाएगा। तो आपका एक बन जाएगा मिनिमलिस्ट लोगो, तो आपका मिनिमलिस्ट सिग्नेचर लोगो। देखिए कितने ज्यादा आपके कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आप जितने बना सकते हैं आप बनाए। फॉर एग्जाम्पल चले इतने काफी हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं गाइस कि हम लोग इनको जाकर चेक करते हैं, सर्च करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने पहले क्या किया था, पहले हमने कीवर्ड सर्च किए थे उस गिग से रिलेटेड, फिर दूसरों की सर्विसेज सर्च की थी, फिर उनका फिर रेपिटेटिव कीवर्ड्स हमने ढूंढे थे कि कौन से रेपिटेटिव है जिसमें हैंड रिटन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा था। फोटोग्राफी हमने सस आउट किया था कि ये लोग यूज कर रहे हैं इसको इंडस्ट्री। मिनिमलिस्ट हमने पिकअप किया था, तो हमने उसके बेसिस पे छोटी सी अपनी रिसर्च के बेसिस पे अपना टाइटल जो है लिख लिया। फिर हम अपने टाइटल की वैलिडेशन करेंगे कि क्या वाकई जो कीवर्ड कॉम्बिनेशन आपस में बन रहे हैं क्या ये आपस में टक्कर देंगे सेलर्स, यानी अच्छी इनकी सर्चेबिलिटी है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो हमें कीवर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर फाइवर पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कीवर्ड, हम सिर्फ लिखते हैं फोटोग्राफी लोगो। अब वैलिडेशन किस तरह चेक होगी, वैलिडेशन इस तरह चेक होगी कि आपकी आप हमने बेसिकली एज अ न्यू सेलर उधर गिग बनानी है जहां पर सर्विसेज अवेलेबल कम हो। क्या हो, उधर गिग हमने बनानी है जहां पर सर्विसेज अवेलेबल कम हो। तो यहां पर हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल तो कम है, यानी 798 इज नथिंग इफ यू कंपेयर जस्ट लाइक आप सिंपल एक सिग्नेचर लोगो जो बड़ा कीवर्ड है उसको आप देखें तो 5161। अगर आप कोई और, मैं आपको कोई लोगो दिखाता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मिनिमलिस्ट लोगो 27,241। इतनी ज्यादा सर्विसेज हैं। तो जब आप इतनी ज्यादा सर्विसेज में compete करने जाते हैं एज न्यू सेलर, तो वही होता है एक बड़ी मछली मार्केट है और उसमें आप क्या कहते हैं चले गए दुकान खोलने। तो हम लोगों ने बेसिकली ये देखना होता है कि हम लोग क्या ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, छोटे कीवर्ड्स पे जहां पे सर्विसेज अवेलेबल कम हो, जहां पे कंपटीशन कम हो लेकिन फिर भी डिमांड उसकी ज्यादा हो। हमने ये चीज चेक करनी होती है, कंपटीशन कम डिमांड ज्यादा। तो फोटोग्राफी के लोगों हम देखते हैं कंपटीशन तो हमें अप्रूव हो गया कि कम है। अब अगर मैं डिमांड देखूं तो मुझे ज्यादा लग रही है, क्योंकि देखिए जितनों ने भी फोटोग्राफी अपनी गिग पे यूज किया है उनके रिव्यूज देखने आप, सबके अच्छे रिव्यूज हैं। एक चीज ये भी वैलिडेशन करने के लिए होती है, तीसरी चीज ये कि आप इनकी गिग ओपन करें और यहाँ पर ऑर्डर्स इन क्यू लिखा आता है कि कितने ऑर्डर्स इनके क्यू में लगे हुए हैं। अभी इसमें से किसी का भी नहीं लगा हुआ, इसका लगा हुआ है, तो दैट मीन्स के लोग इसको डिमांड कर रहे हैं। आप बाकियों के भी चेक कर सकते हैं तसल्ली के लिए, इसके दो लगे हुए हैं, इसके भी दो लगे हुए हैं। तो दैट मीन्स के ये मतलब फोटोग्राफी लोगों में एक तो एक एज ये कि ठीक है इतने ज्यादा क्लाइंट्स नहीं लेकिन क्लाइंट्स हैं, क्योंकि लोगों को रिव्यू मिले हुए हैं। क्लाइंट्स फिलहाल अभी ऑर्डर इन क्यू पे नहीं है लेकिन क्लाइंट्स हैं तो सही ना, रिव्यू मिले हुए हैं। तो मेरी तरफ से ये ओके है, मेरी तरफ से ये यस है। इसी तरह आप सारे कीवर्ड्स की वैलिडेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो। 4,000 सर्विसेज है, कंपटीशन हो गया ज्यादा, बड़ा कीवर्ड है। ठीक है, तो इसमें तो मुझे डिमांड अच्छी ही लग रही है लेकिन इसमें कंपटीशन ज्यादा है। तो अब देखें, ये हमने टाइटल इस तरह बनाया है, अगर आप नोट करें, अगर हमारे एक पेयर ऑफ वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अगर हम 8 में से 4 पे भी रैंक कर रहे हैं तो दैट इज अ गुड थिंग। हम जरूरी नहीं है कि सारों पे ही रैंक करें, ऐसा नहीं है कोई, मतलब इस तरह तो होता तो सारी हर कोई हर जगह रैंक कर रहा होता। लेकिन ये कि आपने अपना टाइटल इस तरह का रखा है कि अगर लोग इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स को सर्च करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि उन कीवर्ड्स पे जाकर सर्च हो। ठीक है। इसी तरह अगर आपने किसी और की गिग पे टेस्ट करना है तो फॉर एग्जांपल जिस तरह कल मैंने टेस्ट किया था, इसकी गिग का टाइटल है आई विल डू हैंड रिटन सिग्नेचर एंड लग्जरी कैलीग्राफी लोगो डिजाइन। तो अब मैं जरा कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, सिग्नेचर कैलीग्राफी लोगो लिखता हूं मैं यहाँ पर, तो देखते हैं इसकी गिग सर्च होती है कि नहीं। थोड़ा सा कंपटीशन मिला उसको, मेरे ख्याल से उसकी गिग नीचे चली गई है, तो उस इस कीवर्ड पे वो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा सर्च नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, दूसरे कॉम्बिनेशन उसके ट्राई कर लेते हैं। ये वाली थी ना इसकी टेक आर्ट्स, तो हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो, उस पे ये सर्च हो रहा है, ऑलरेडी टॉप पे आ रहा है। कैलीग्राफी लोगो सिर्फ, उस पे ये टॉप पे नहीं आ रहा। यानी ये इसकी रैंकिंग जो है सिर्फ एक दो कीवर्ड्स पे अच्छी है, सारे कीवर्ड्स पे नहीं। जरूरी नहीं है सारे कीवर्ड्स पे आपकी रैंकिंग अच्छी हो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनने से क्या होता है, अब मैं कहता हूँ कि हैंड रिटन लग्जरी लोगो, इस कीवर्ड पे ये देखें आ रहे हैं यहाँ पे। बताने का आप लोग को मकसद ये है कि जब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स, क्योंकि बायर जो होता है ना वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन सर्च कर रहा होता है, तो ऐसा क्या, ऐसा जबरदस्त नहीं कि अगर आपका गिग टाइटल इस तरह का हो कि उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड इस तरह आपस में मिल रहे हो कि उनके कॉम्बिनेशन से बेसिकली आप डिफरेंट पेयर ऑफ कीवर्ड्स जनरेट कर रहे हो, और जब डिफरेंट पेयर ऑफ कीवर्ड्स सर्च हो तो कहीं ना कहीं आपकी सर्च इंजन में गिग शो हो जाए। तो गाइज ये अभी भी इसमें चीजें रह गई हैं जिसको मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा, प्राइसिंग से रिलेटेड रह गई हैं, और टाइटल से रिलेटेड भी कुछ चीजें रह गई। इंशाल्लाह मैं कल उसको कंटिन्यू करूंगा डिटेल में। कल हम स्किल नहीं पढ़ेंगे, कल हम पूरी क्लास इसी की लेंगे। सो यहां तक कोई सवाल हो, ये मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, उसको मैं सेव कर लेता हूँ एक मिनट। एक टाइटल रिसर्च, हसन मजीद आप बहुत पीछे हैं, अगर आपका एडोब नहीं इंस्टॉल हुआ, 3 हफ्ते हो चुके मेरे ख्याल से, अब हो जाना चाहिए था। Exactly, जबरदस्त, excellent. We can add one primary service along with a combination of exactly. मैं आप लोग को लास्टली कुछ चीज एक बता दूं कि जिसके बारे में मैं थोड़ा सा कल डिटेल में मजीद और बताऊंगा। एक आपका होता है प्राइमरी कीवर्ड, कुछ आपके होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स जो हैं वो या तो एक इंडस्ट्री हो सकता है जिस तरह फोटोग्राफी हो गया या फैशन हो गया, या एक सिफत हो सकती है, सिफ्त मतलब एडजेक्टिव हो सकती है जिसमें हम उसको कह सकते हैं लाइक प्रोफेशनल, यूनिक। तो आप इस तरह लाइक आप 3 अगर कीवर्ड चूज करें तो आप एक सिफ्त रख लें, एक इंडस्ट्री रख लें, और एक स्टाइल भी होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मिनिमलिस्टिक स्टाइल है, तो जी आप उसे हसन आप उसका क्रैक करना होता है, वो आपको क्रैक जो है ना करना पड़ेगा। आपके AMDLL फाइल होगी वहां पर, उसको आपने कॉपी करके सपोर्ट फाइल्स में आपने कॉपी पेस्ट करना है, फिर आपका जो है वो क्रैक के बगैर चलेगा, यानी उस पर ट्रायल का ऑप्शन नहीं आएगा फिर। तो गाइज इसमें कोई और सवाल हो या बिल्कुल ऊपर से गुजर गया है या बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसको कल हम दोबारा डिटेल में पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है।
किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? सबको आवाज आ रही है मेरी? लोगो सेकेंडरी नहीं, लोगो सेकेंडरी नहीं होगा। लोगो तो आप समझ लें कि है ही मेन चीज है। जो आपने लोगो बनाया है, अगर हम नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एज टू एज अलाइनमेंट नहीं होती, वो आपको फिर मैन्युअली करनी पड़ेगी फरुख। आप बना सकते हैं, आप लोग अभी अगर टाइटल बनाना चाह रहे हैं, बल्कि आप लोग ये भी कर सकते हैं कि मैं आप लोग को ये टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग जो है ना इस तरह, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने करना ये है कि इस तरह का ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है, इस तरह का आप लोग ने ये करना है कि आप लोगों ने कोई भी एक सर्विस ले लें, सिग्नेचर की ही ले लें, या कोई एक फॉर एग्जांपल आप सिंपली, मैं आपको एक और लोगो स्टाइल बता देता हूँ, एक और लोगो स्टाइल है जिसका नाम है मिनिमलिस्ट। ठीक है, ये दो आप लोग इन दोनों में से कर सकते हैं। मिनिमलिस्ट लोगो इस तरह का होता है, यानी सिंपल सा लोगो होता है। ठीक है, इस तरह का सिंपल से लोगो होते हैं। इंशाल्लाह ताला हम लोगो के स्टाइल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इन दो स्टाइल्स की बेसिकली ना ये एक फाइल बना सकते हैं इस तरह, जिस तरह मैंने अभी बनाई है, लाइक 15-20 मिनट्स में। आप लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह एक सर्च में जो कीवर्ड्स उसके शो हो रहे हैं वो आप लोग ने लिखने हैं, फिर जो आपके सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं वो आपने कॉपी करके पेस्ट कर देने, फिर आपने बेस्ट 5 टाइटल्स जो हैं वो आपने कॉपी करके बेसिकली पेस्ट करने हैं। फिर आप लोगों ने उसमें से रेपिटेटिव कीवर्ड्स जो हैं वो निकाल के बताने हैं कि ये रेपिटेटिव कीवर्ड्स हैं। फिर आप लोगों ने अपना टाइटल बनाना है, और फिर आपने अपना टाइटल बनाने के बाद पेयर ऑफ कीवर्ड्स जो हैं बेसिकली वो मेंशन करने के इसके पेयर ऑफ कीवर्ड्स कौन कौन से बन रहे हैं। ये मैं आप लोग के अपने लिए कह रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। आप लोग फॉर एग्जांपल बेशक कल या परसों तक दे दें, कोई मसला नहीं है, आप परसों तक आप इसको दे दें, लेकिन ये आपके अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आपको नेक्स्ट में कभी भी कोई गिग बनानी हो तो आपको ये प्रोसेस आइडिया हो, ये जो डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस है इसका आपको क्लियर आइडिया हो। तो ये आप लोग का परसों के लिए टास्क है, मैं परसों आप लोग से पूछूंगा कि आप लोगों ने इसको किया है कि नहीं। बाकी आज की जो क्लास है वो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और आप लोगों का मुझे टाइम देने का भी। आई नो ये लोग बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोग बाद में लेक्चर देखते हैं, क्या चक्कर है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर्स तो आप लोग के, मेरे जो ख्याल है, जितना जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अच्छा पिक करते हैं, और वो अच्छा अंडरस्टैंड भी करते हैं। जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइज आंसर द करेक्ट थिंग, कोई भी गलत आंसर नहीं देता। तो ये इसी चीज की निशानी है कि आप लोग चीजों को पिक कर रहे हैं और आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप लोग को इस तरह के डल स्टूडेंट्स नहीं है जिनको चीज समझ ही नहीं आ रही। और मेरा जो आप लोग से एक्सपीरियंस है वो यही है कि मैं आप लोग को एक दफा, मुझे चीज बार बार समझाने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर किसी की मिस हो जाए तो वो मुझे जरूर कहते हैं कि सर मेरा तो लेक्चर ही मिस हो गया, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से चीजें जल्दी पिक कर लेते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट ऑल ऑफ यू। तो इस चीज को अपने लिए भी अप्रिशिएट किया करें कि आप लोग माशाल्लाह चीजें जल्दी पिक कर रहे हैं, और ये हमारी क्लास के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, और अपने गिरदन नवा में हर किसी का ख्याल रखें, एंड अपना तो खास तौर पे। सो आई विल मीट यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।